सीए चेक आर्यवंश की हैवानियत, कनकन्या और हेली की दोस्ती। जंगल में एक आदमी भागे जा रहा था और मुड़कर पीछे देख रहा था। उसके शरीर पर काफी घाव भी थे, जैसे उसे किसी ने बहुत टॉर्चर किया हो। वो भागते हुए जा रहा था, तभी उसके सामने एक कार आकर रुकी। वो आदमी उस कार को देखकर बहुत ज्यादा डर गया। उस कार का गेट खुला और उसमें से लंबा चौड़ा पर्सनालिटी वाला शख्स निकला। वो आदमी उस शख्स के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बॉस, अब से मैं कभी भी कोई गलती नहीं करूंगा। मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा, मुझे बस एक मौका दे दो। तब तक वहाँ उस शख्स के काफी सारे लोग आ गए थे। वो शख्स उस आदमी को अपने पैरों से उठाकर बोला, तुम मेरे आदमी हो और तुम जानते हो मैं किसी को भी दूसरा मौका नहीं देता। सेकंड ऑप्शन का मतलब गद्दारी का दूसरा मौका। इतना बोलकर वो अपने पैंट से छोटा सा नाइफ निकलता है और झटके से उसके गर्दन को काट देता है। उस आदमी की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। वो शख्स अपने आदमियों को बोलता है, ले जाओ इसे उठाकर और डाल दो हमारे जानवरों के पास, कम से कम उनकी भूख तो मिट जाएगी इससे। उसके बोलते ही वो लोग उस आदमी को उठाकर ले जाते हैं। वो शख्स वही खड़ा बेहद तेज मगर डरावने आवाज में बोलता है, आर्यवंश खन्ना कभी किसी को दूसरा मौका नहीं देता है, कभी नहीं। उस खाली जंगल में उसकी आवाज इतनी तेज गूंज रही थी जिससे वहां के जगह को और भी डरावना बना रहा था। फिर वो भी अपने कार में बैठकर निकल गया। आर्यवंश खन्ना जर्मनी का सबसे पावरफुल बिजनेसमैन और एक गैंगस्टर भी। इसे लोग गॉड ऑफ डेथ भी कहते हैं। इसके जिंदगी में सिर्फ दो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, एक इसका बिजनेस और दूसरा इसका बड़ा भाई। इसके परिवार में और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर। वो आप लोगों को आगे चलकर पता चलेगा। ये इंसान एक गुस्सैल और एरोजेंट किस्म का इंसान। इसे दूसरे की फीलिंग से कोई मतलब नहीं। इसके जिंदगी में प्यार जैसा कोई चीज नहीं है, या ये कहे कि इसे प्यार पर भरोसा ही नहीं। इसे लगता है सारी लड़कियां एक जैसी होती है, जिन्हें सिर्फ पैसों से प्यार होता है और कुछ नहीं। जर्मनी एके इंटरप्राइजेज, ये कंपनी सबके लिए सिर्फ एक सपना है, इसमें काम करना या फिर इसके साथ कोई प्रोजेक्ट करना हो। ये बेहतर मंजिला कंपनी जिसे आर्यवंश और उसके बड़े भाई ने अपने दम पर खड़ा किया था। एक कार आकर उस कंपनी के सामने आकर रुकी। उसमें से आर्यवंश बड़े एटीट्यूड से निकल के बाहर आया। अभी भी उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। वो वैसे ही चलकर ऑफिस के अंदर गया। उसको देखकर सब लोग खड़े होते। अगर उसे किसी पर भी गुस्सा आया तो वो उसे ऑफिस से फायर कर देता था, और इस कंपनी से फायर का मतलब फिर और कहीं जॉब नहीं मिलेगा। इसीलिए उससे ऑफिस में उससे हर कोई डरता था, क्योंकि उसके गुस्से को सब जानते थे। सबको अपनी करियर प्यारी थी। वो बिना किसी पर ध्यान दिए अपने पर्सनल लिफ्ट में चला जाता है। वो अपने केबिन में आकर अपने हेड चेयर पर बैठ जाता है। तभी उसके केबिन में नॉक होता है। वो अपने रूड आवाज में बोला, कमिंग। उसकी आवाज सुनकर एक लड़का डोर खोलकर अंदर आया। आर्यवंश उसे बिना देखे अपने रूड आवाज में बोला, क्या अपडेट है मैक्स? उसकी बात सुनकर उसका असिस्टेंट मैक्स बोला, सब ओके है सर, वो थॉमस वाले प्रोजेक्ट को हमारी मैनेजिंग डिपार्टमेंट संभाल रही है। और उसकी अधूरी बात सुनकर आर्यवंश बोला, और क्या? उसकी बात सुनकर मैक्स बोला, वो एक्चुअली सर कल बड़े सर का फोन आया था, वो आपको कॉल कर रहे थे लेकिन आपने पिक नहीं किया, इसलिए उन्होंने मेरे फोन पर कॉल किया था। उसकी बात पर आर्यवंश के चेहरे के भाव नॉर्मल हो गए। वो बोला, क्या बोला उन्होंने? उसकी बात पर मैक्स बोला, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोलकर कॉल कट कर दिया कि आप उनसे बात कर ले। उसकी बात सुनकर आर्यवंश ने उसे जाने का इशारा कर दिया। उसका इशारा पाते ही मैक्स वहां से चला गया। वो अपना फोन निकालकर चेक करता है तो उसमें 3 मिस कॉल्स थे। उसने दोबारा उस नंबर पर फोन किया। उधर से फोन पिक होते ही एक आवाज, गुस्से से भरी आवाज आई, आ गई याद, मुझे तो लगा भूल चुके हो तुम मुझे। उधर की आवाज सुनकर आर्यवंश नॉर्मल आवाज में बोला, सॉरी। उसकी बात सुनकर उधर से आवाज आया, ये सॉरी किस लिए? आर्यवंश बोला, आपकी कॉल पिक नहीं की इसलिए। उधर से आवाज आया, काम कैसा चल रहा है? आर्यवंश, अच्छा चल रहा है, आप कब तक आओगे? उसकी बात पर उधर से आवाज आया, जल्द ही। आर्यवंश ने कहा, क्या आपके साथ वो भी आएगी? उधर से आवाज आया, शायद हाँ। आर्यवंश ने कहा, ओके। फिर उसने कॉल कट कर दिया और वही खड़े पूरे जर्मनी शहर को देखने लगा। उसका ऑफिस फर्स्ट फ्लोर पर था, जिससे वहां से सारा शहर आसानी से दिखता था। वो शहर को देखते हुए कुछ सोच रहा था, लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि वो कुछ सोच रहा है, क्योंकि उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। दूसरे दिन आर्यवंश अपने कार से ऑफिस आ रहा था। वो इस समय कार में बैठे लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी कार अभी ट्रैफिक के वजह से लड़ी थी। तभी काम करते हुए उसकी नजर कार के विंडो के बाहर गई। उसने देखा एक लड़की अपने हाथ में कैंडी फ्लो लेकर सारे बच्चों को बांट रही थी। धीरे धीरे करके उसने सारे बच्चों को दे दिया। सारे बच्चों के जाने के बाद वो ऊपर देखते हुए हाथ जोड़कर कुछ बोल रही थी और क्यूट तरीके से अपना फेस बना रही थी। आर्यवंश की नजर उस पर ही थी। वो उसकी हरकत देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसको खुद भी नहीं पता था कि वो मुस्कुरा रहा है। उसने जब गौर किया कि वो मुस्कुरा रहा है तब उसे भी हैरानी हुई कि वो अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए उधर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहां नहीं थी। वो उसे इधर उधर देखने लगा पर वो वहां कहीं नहीं थी। फिर उसकी कार भी वहां से चली गई। एके इंटरप्राइजेज आर्यवंश अपने कार से उतरकर ऑफिस के अंदर चला गया। वो अपने केबिन में जाकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। तभी उसके केबिन में नॉक करते हुए मैक्स अंदर आया। उसे देख आर्यवंश बोला, इंटरव्यू का टाइम कब का है? उसकी बात सुनकर मैक्स बोला, 12 बजे से। उसकी बात सुनकर आर्यवंश अपना सर हिलाता है। मैक्स अपने हाथ की फाइल वही टेबल पर रखते हुए बोला, सर ये सब फाइल क्लियर है, आप एक बार चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर आर्यवंश अपना सर हिलाता है। मैक्स वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जर्मनी, एक फ्लैट में एक लड़की बोल रही थी, जल्दी कर कनक, नहीं तो आज फिर तेरा इंटरव्यू छूट जाएगा। वो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी उसके रूम में एक लड़की आई और उसको देखकर बोली, अब क्या जल्दी कर रही है, सुबह से उठा रही हूँ लेकिन उठने का नाम नहीं ले रही हो, और उठी भी तो जल्दी बाहर तैयार होने का तो कोई होश ही नहीं। उसकी बात सुनकर कनक बोली, अरे इशू दी डोंट वरी, मैं लेट नहीं होंगी। उसकी बात पर इशिका बोली, अच्छा ठीक है चलो आगे ये नाश्ता करो फिर जाना। उसकी बात सुनकर कनक हड़बड़ी में बोली, नो दी मैं बहुत लेट हो रही हूँ, अभी नहीं, आके कर लूंगी प्लीज, अभी नहीं। तभी वहां पर एक लड़की आई और उसके आंखों पर हाथ रखते हुए बोली, HI स्वीट हार्ट।
उसकी आवाज सुनकर कनक उसकी हाथ अपने आंख से हटाते हुए बोली, हेली क्या कर रही हो, चलो लेट नहीं हो रहा क्या, और एक बात, तुम कहाँ गई थी सुबह से। उसकी बात पर हेली बेड पर बैठते हुए बोली, वो क्या है ना, अपना ब्रेकअप करवाने गई थी। उसकी बात पर इशिका और कनक दोनों हैरान हो गई। कनक बोली, क्या मतलब ब्रेकअप करवाने गई थी, खत्म हो गया तेरा प्यार। उसकी बात पर हेली आराम से जवाब दी, कैसा प्यार, तुम्हें पता है प्यार उससे किया जाता है जो तुम्हें प्यार करे, उससे नहीं जो तुम्हें चिट करे। उसकी बात पर इशिका बोली, तो क्या जैक तुम्हें चिट कर रहा था। उसकी बात पर हेली बोली, हाँ। फिर टाइम देखते हुए बोली, क्या अब देर नहीं हो रही है, अब नहीं चलना इंटरव्यू में। उसकी बात सुनकर कनक बोली, हाँ चलो जल्दी। वो दोनों जाने लगी तभी इशिका उन दोनों को रोकते हुए बोली, अरे आगे ये खा लो फिर जाना। फिर उसने उन दोनों को दही और शक्कर खिलाया और फिर वो दोनों वहां से चली गई और इशिका भी अपना बैग लेकर निकल गई। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में। इशिका मेहरा और कनक मेहरा, स्टोरी की लीड कैरेक्टर। दोनों सिस्टर है। इशिका पेशे से एक डॉक्टर है और कनक अभी अपनी कॉलेज की सेकंड ईयर पूरी कर रही है और हेली उन दोनों की दोस्त है, वो भी इन दोनों के साथ ही रहती है। कनक और हेली पढ़ाई के साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी तलाश कर रही थी जिसकी आज इंटरव्यू था। कनक और इशिका के पापा तो कहने के लिए बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो जर्मनी के टॉप 10 बिजनेसमैन में शामिल है, पर उनकी इशिका और कनक से नहीं बनती। इशिका की माँ की डेथ हो चुकी है और उन दोनों की सौतेली माँ ने उन दोनों के पापा को भड़काकर उन दोनों को घर से निकलवा दिया। उस समय इशिका सिर्फ 15 साल की थी और कनक 10 साल की। उन दोनों को उनके मामा और मामी ने पाला है और इशिका को डॉक्टर की पढ़ाई करवाई। उन दोनों की सिर्फ एक बेटा है। इशिका तो कभी कभार अगर उसकी टक्कर अगर उसके पिता से हो जाए तो वो जरा बात कर लेती है, पर कनक तो उस इंसान से नफरत करती है। इशिका जब डॉक्टर बन गई तो उसने अपने मामा मामी से जिद करके अलग फ्लाइट लेकर रहने लगी। आगे जानेंगे स्टोरी में। कनक और हेली जल्दी से टैक्सी से उतरे और अपने सामने उस कंपनी को देखने लगे जिसमें वो दोनों इंटरव्यू के लिए आए थे, एके इंटरप्राइजेज। कनक हेली से बोली, आज मेरा सपना पूरा होने जा रहा है, तुझे पता है मेरा सपना था कि मैं इस कंपनी में काम करूं। उसकी बात सुनकर हेली बोली, तेरी बात तो सही है पर जल्दी चल, नहीं तो अगर इंटरव्यू छूट गया तो सपना सपना ही रह जाएगा। उसकी बात सुनकर कनक बोली, हाँ चल। फिर वो दोनों अंदर जाने लगी तभी हेली के फोन पर किसी का कॉल आ गया। वो कनक से बोली, कनक तू अंदर चल, मैं कॉल रिसीव करके आती हूँ। वो अपनी कॉल रिसीव करने चली गई और कनक अंदर जाने लगी। वो जल्दी जल्दी चल रही थी तभी वो किसी से टकरा गई। वो गिरती उससे पहले उस शख्स ने उसे अपने बाहों में थाम लिया। उसने गिरने के डर से अपनी आंखें बंद कर ली। वो शख्स एक तक उसके फेस को ही देख रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं तो अपनी आंखें खोल कर देखी तो उस शख्स के फेस को देखकर एक पल के लिए वो भी उसमें खो गई। वो शख्स था ही इतना हैंडसम एंड चार्मिंग कि कोई भी लड़की उसे देखकर उसमें खो जाए। लेकिन जब उसे होश आया कि वो क्या कर रही है तो वो जल्दी से उससे दूर हो गई। उसे अपने आप से दूर होता देख उस शख्स को अच्छा नहीं लगा, वो भी सीधे खड़ा हो गया। कनक उस शख्स को बोली, थैंक्स मुझे गिरने से बचाने के लिए। उसकी बात सुनकर वो उसके बातों का जवाब ना देकर उससे उल्टा सवाल करते हुए पूछा, तुम यहाँ क्या रही हो। उसकी बात सुनकर कनक को लगा शायद ये यहाँ का वॉचमैन है। फिर उसने सोचा अगर वॉचमैन होता तो ऐसे ब्रांडेड कपड़े थोड़ी ना पहने होते और दिखने में काफी हैंडसम और चार्मिंग था। वो उसको देखकर कुछ बोलने को हुई, फिर सोची कि वो उसे क्या बोले। उसने देखा उस शख्स की हाइट उससे काफी बड़ी थी तो वो उसे देखी जो उसी को देख रहा था। कनक बोली, एक्चुअली अंकल आज मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। उसकी पहला वर्ड ही सुनकर उस शख्स की मुट्ठियां कस गई और चेहरा गुस्से से भर गया। वो उससे कुछ बोलता उससे पहले ही कनक फिर से बोली, आपको तो देखकर लगता है कि आप यहाँ काम करते हैं। मैंने सुना है यहाँ के बॉस बहुत खड़ूस, गुस्सैल, अकड़ू और बदतमीज किस्म के इंसान है, आपका क्या ख्याल है। वो अपने ही धुन में बोले जा रही थी बिना ये देखे कि सामने उस इंसान की आंखें गुस्से से आग उगल रही थी। वो उसकी कमर पकड़कर अपने तरफ खींचते हुए गुस्से से बोला, पहली बात आई एम नॉट योर अंकल, दूसरी बात इंटरव्यू के लिए आई होना तो जॉब मिलने के बाद पता चल जाएगा कि तुम्हारे बॉस खड़ूस है, गुस्सैल है, अकड़ू है या फिर बदतमीज है। उसके ऐसे पकड़कर खींचने की वजह से कनक हड़बड़ा गई, पर जैसे ही उसने उसकी पूरी बात सुनी तो वो भी उसे अपने आप से दूर करके गुस्से से बोली, पहली बात अगर आपको ये बताना था कि मैं आपको अंकल ना बोलूं तो दूर से भी बोल सकते थे, ऐसे करीब खींचने की क्या जरूरत थी। दूसरी बात मुझे लगा आप इस कंपनी में काम करते हैं इसलिए मैंने पूछा, अगर पता होता कि आप ऐसे इंसान हो जो बात बात पर किसी के करीब आ जाते हो तो कभी नहीं पूछती, और पूछती तो छोड़ो आप जैसे लोगों की मैं शक्ल ना देखूं जिंदगी भर, एक तो सड़ी हुई शक्ल और उसपे से इतना सन की दिमाग। ये बोलकर वो आगे बढ़ गई। वहां खड़ा वो शख्स उसे गुस्से से देखता रहा, फिर उसके दिमाग में एक बात आया और उसे जाते देख तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, डोंट वरी बेबी, तुम्हें मेरी शक्ल जिंदगी भर नहीं देखनी ना तो मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश को कैसे बदलता हूँ, तुम देखो अब तो तुम मुझे देखोगी, वो भी हर समय। ये बोलते हुए उसने अपना फोन निकला और किसी को कॉल करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और फिर कॉल कट करके एक ईवल स्माइल के साथ कनक को याद करते हुए बोला, अब तुम देखो खड़ूस, गुस्सैल, अकड़ू और बदतमीज इंसान कैसा होता है। ये बोलकर वो अपने कार में बैठकर निकल गया। वही जब कनक अंदर गई उसी वक्त वहाँ हेली भी आ गई। दोनों रिसेप्शन पर जाकर इंटरव्यू कहाँ हो रहा है पूछते हैं तो रिसेप्शनिस्ट बोली, इंटरव्यू 50 फ्लोर पर हो रहा है। उसकी बात सुनकर वो दोनों लिफ्ट से 50 फ्लोर पर चली जाती है। वहाँ पर पहले से कई कैंडिडेट थे, वो दोनों वहीं पर रखे चेयर पर बैठ जाते हैं। सबका एक कर नाम पुकारा जाता और सब थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते। एक लड़की के बाद उन दोनों को था। एक लड़की इंटरव्यू रूम से बाहर आई तो कनक उसे रोक कर पूछी, कैसा रहा इंटरव्यू। उसकी बात पर वो लड़की मुस्कुरा कर बोली, अच्छा था। कनक बोली, क्या रिजल्ट भी अभी बताएंगे। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोली, हाँ इंटरव्यू के 2 घंटे बाद रिजल्ट यही बता देंगे। अब हेली का नंबर था तो वो जाने लगी तो कनक बोली, ऑल द बेस्ट। उसकी बात पर हेली बोली, थैंक्स। फिर वो चली गई। वो लड़की वही कनक के बगल में बैठ गई। कनक उससे उसका नाम पूछती है तो वो लड़की बोली, मेरा नाम निया है। उसकी बात सुनकर कनक अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, मेरा नाम कनक है। वो दोनों बातें कर रही थी। थोड़ी देर बाद हेली बाहर आई। उसको आते देख कनक डरी होते हुए बोली, कैसा गया। हेली मुंह बनाते हुए बोली, ठीक गया।
उसकी बात पर कनक बोली, ठीक गया, तुम मुंह क्यों बना रही है? उसकी बात सुनकर हेली बोली, मैडम तुम अंदर जाओ, तुम्हें भी पता चल जाएगा मैं मुंह क्यों बना रही हूँ। उसकी बात सुनकर कनक अंदर चली गई। अंदर उससे भी कुछ बेसिक सवाल पूछे गए। उसे थोड़ी देर वेट करने का बोलकर उसे बाहर जाने का बोल दिया गया। वो जब बाहर आई तो न्या और हेली उसके पास आते हुए बोली, कैसा गया तुम्हारा, तुमसे क्या पूछा गया? उन दोनों के सवाल पर वो बैठते हुए बोली, सही था, कुछ बेसिक से सवाल पूछे गए, अब देखो 2 घंटे बाद क्या होता है। उसकी बात पर वो दोनों भी वही चेयर पर बैठ गई। 2 घंटे बाद इंटरव्यू रूम से निकलकर वो शख्स आया जो उन लोगों का इंटरव्यू ले रहा था। उसको आते देख सब खड़े हो जाते हैं। वो सबको उनका रिजल्ट बताता है। कुछ लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया था, वो लोग वहां से चले गए और कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया। आरी में वो कनक, हेली और न्या के पास आता है और हेली और न्या को देखकर बोलता है, आप लोगों का सिलेक्शन मैनेजिंग डिपार्टमेंट में हुआ है। और फिर कनक को देखकर बोला, आपकी पोस्ट सीईओ के असिस्टेंट का है। उसकी बात सुनकर तीनों हैरान हो गई क्योंकि सीईओ की असिस्टेंट होना कोई आसान काम नहीं था। कनक ने कुछ सोचते हुए कहा, सीईओ के असिस्टेंट के लिए तो किसी भी नई कैंडिडेट चुना जाता। उसकी बात सुनकर वो शख्स थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बोला, वो सब हम देख लेंगे। और फिर रुककर बोला, आप लोग चलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए और फिर कल से ज्वाइनिंग। उसकी बात सुनकर वो तीनों उसके साथ चले गए। सब होने के बाद वो तीनों वहां से निकल गए और वो शख्स किसी को फोन लगाकर बोला, तुम्हारा काम कर दिया मैंने। आगे से कुछ बोला गया और उसने कॉल कट कर दिया और वो वहां से निकल गया। कनक, हेली और न्या बाहर आई। अब तक कनक और हेली की न्या के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। न्या उन दोनों को देखकर बोली, गाइस अब हमें तो जॉब मिल गई तो क्यों ना हम लोग आज पार्टी करें, चलो आज शाम रेस्टोरेंट चलते हैं। उसकी बात सुनकर कनक बोली, सॉरी न्या आज नहीं, आज हमें अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, हाँ कल पक्का चलेंगे। उसकी बात सुनकर न्या बोली, हाँ ये ठीक रहेगा, चलो कल मिलते हैं। ये बोलकर वो अपने घर के तरफ निकल गई और कनक, हेली अपने घर के तरफ। शाम का समय, खन्ना विला। आर्यवंश अपने रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन बार बार उसके आंखों के सामने कनक का चेहरा आ जाता। वो परेशान हो चुका था। वो अपना लैपटॉप बंद करके बालकनी में चला गया। वो अभी शर्ट्सलेस था। उसकी अट्रैक्टिव बॉडी, 6 पैक्स एब्स, वो बहुत हॉट लग रहा था। वो बालकनी में खड़ा होकर चांद को देखने लगा, पर उसे चांद के जगह कनक की तस्वीर दिख रही थी। वो अपने आप में बोला, क्या हो तुम? इतना बोलकर वो फिर से चांद को देखने लगा। अगली सुबह आर्यवंश तैयार होकर नीचे आया और बाहर जाने लगा तो उसे किसी ने आवाज दिया। उसने पीछे पलट के देखा तो वहां पर 55 साल की एक औरत खड़ी थी। वो आर्यवंश के पास आकर बोली, बाबा आप बिना ब्रेकफास्ट के कहाँ जा रहे हैं? उनकी बात सुनकर आर्यवंश नॉर्मल आवाज में बोला, मारिया आंटी मेरी एक मॉर्निंग मीटिंग है इसलिए। उसकी बात पर मारिया बोली, नहीं बाबा आगे आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। उनकी बात पर आर्यवंश बोला, नहीं अभी मेरा मन नहीं है। उसकी बात पर मारिया आंटी कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आर्यवंश ने उन्हें रोकते हुए बोला, आप मेरी फिक्र मत करिए, मैं ऑफिस में कर लूंगा ब्रेकफास्ट। इतना बोलकर वो वहां से चला गया। दूसरी तरफ कनक के फ्लैट में कनक नाश्ता कर रही थी। वो नाश्ता करते ही हुए इशिका से बोली, इशू दी आज ना आप जल्दी आ जाना हॉस्पिटल से। उसकी बात पर इशिका बोली, और वो क्यों? कनक ने कहा, वो इसलिए क्योंकि हम अपने जॉब लगने की खुशी में आज शाम बाहर डिनर करेंगे और ये मेरी हेली और न्या के तरफ से ट्रीट है। उसकी बात सुनकर इशिका बोली, और ये न्या कौन है? कनक, वो हमारी न्यू फ्रेंड है जिससे आज हम आपको मिला देंगे। उसकी बात पर इशिका कुछ नहीं बोली और वो उठते हुए बोली, मैं अब निकल रही हूँ, मेरी एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है। कनक ने कहा, ठीक है पर शाम को भूलिएगा मत। इशिका ने कहा, ओके मैं डायरेक्ट वही आऊंगी। कनक ने कहा, ओके एंड आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर इशिका चली गई। कनक उठते हुए बोली, हेली चलो आज हमारा पहला दिन है ऑफिस में। हेली बोली, ऑफ कोर्स से चलो, आज के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कनक ने कहा, अब तो ये वही जाकर पता चलेगा। फिर वो दोनों भी ऑफिस के लिए निकल गई। CH2 कनक का ऑफिस का पहला दिन। AK इंडस्ट्रीज। कनक और हेली अपनी टैक्सी से उतरकर ऑफिस के अंदर गई और इधर उधर देखने लगी क्योंकि आज उनका पहला दिन था और उन्हें अपनी जगह नहीं पता थी। वो लोग इधर उधर कर ही रही थी, तभी वहां पर न्या आ गई। न्या उन दोनों को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है? उसकी आवाज सुनकर वो लोग उसको देखे। कनक बोली, गुड मॉर्निंग, हाल तो ठीक है लेकिन समझ नहीं आ रहा है हमें अभी करना क्या है। उसकी बात पर वो भी सोचने लगी, तभी उनके पास एक लड़का आया और तीनों को देखकर बोला, क्या आप लोग नई एम्प्लॉय है? उसकी बात पर उन तीनों ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो लड़का बोला, मेरा नाम मैक्स है, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारा काम समझा देता हूँ। उसकी बात सुनकर उन लोगों ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके पीछे चली गई। मैक्स उन्हें ले जाकर उनका काम समझा रहा था। वो बोला, हेली एंड न्या आप लोगों को मैनेजिंग डिपार्टमेंट की हेड सब समझा देंगी और मिस कनक चलिए मैं आपको सब बता देता हूँ। उसकी बात सुनकर हेली और न्या मैनेजिंग डिपार्टमेंट के तरफ बढ़ गई और कनक मैक्स के साथ वो उसे एक केबिन में ले आया। वो उससे बोला, ये आपका केबिन है। उसकी बात सुनकर कनक उस केबिन को देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत और लग्जरियस लग रहा था। मैक्स उसको उसका काम समझाने लगा और कनक ध्यान से उसकी एक एक बात को सुन रही थी और नोट कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैक्स ने सब कुछ कनक को समझा दिया था। वो बोला, आई होप कि आपको सब समझ आ चुका होगा।
उसकी बात पर कनक हाँ में सर हिलाती है तो मैक्स बोला, वेरी गुड, तो अब आप जाइए, बॉस आ गए हैं, उनको उनका शेड्यूल बता दीजिए। उसकी बात सुनकर कनक हाँ में सर हिलाती है, फिर उसका शेड्यूल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कनक सीईओ के केबिन के पास आकर लड़ी हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नॉक कैसे करे। वो हाथ जोड़कर प्रे करते हुए बोली, ए भगवान प्लीज मुझे आज बचा लेना, मैंने सुना है कि इस कंपनी के सीईओ बहुत खड़ूस और गुस्सैल है, जिन्हें एक भी गलती नहीं पसंद है, मेरा आज पहका दिन है, मुझे इससे बचा लेना। वो सब बोलकर जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया नॉक करने के लिए, उससे पहले ही एक स्ट्रिक्ट आवाज उसके कान में आई, कमिंग। वो आवाज सुनकर के तो कनक एक पल के लिए कांप गई। वो आवाज थी इतनी स्ट्रिक्ट, वो अपने आप को संभाल करके अंदर गई। उसने देखा वो आर्यवंश उसके तरफ पीट करके बैठा हुआ था। वो धीरे से बोली, सर आपकी शेड्यूल। उसकी बात सुनकर वो शख्स उसके तरफ टर्न हुआ। उसे देखकर कनक के आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, तुम। उसके ऐसे चिल्लाने से आर्यवंश ने उसे देखकर शांत आवाज में बोला, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रही थी। उसकी बात सुन कनक बोली, किसी को भी किया था, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल नहीं, तुम्हें शर्म नहीं आती, सीईओ सर के कुर्सी पर बैठे हो। उसकी बात सुनकर आर्यवंश बोला, अगर ना उठूं तो। कनक बोली, वो तो मुझे तुम्हें पहली बार देखकर ही पता चल गया था कि तुम कितने बड़े बेशर्म हो। उसकी बात सुनकर आर्यवंश थोड़े तेज आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। उसकी तेज आवाज सुनकर तो कनक को भी डर लग रहा था, लेकिन वो अपनी डर को साइड में रखकर बोली, तुम्हारे तेज बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगी। आर्यवंश बोला, तो क्या करोगी। कनक, मैं मैक्स सर को बता दूंगी कि तुम सीईओ सर के चेयर पर बैठे थे। उसकी बात सुनकर आर्यवंश चेयर पर बैठकर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, जाओ बोल दो। उसकी बात सुनकर अब कनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी डोर पर नॉक हुआ। आर्यवंश ने अंदर आने को कहा तो मैक्स अपने हाथों में कुछ फाइल लेकर अंदर आया। उसे देखकर कनक उससे बोली, मैक्स सर ये कौन है जो अपने आप को यहाँ का बॉस बोल रहा है। ये बोलकर वो आर्यवंश को एक चिढ़ाने वाली लुक देने लगी, जैसे बोल रही हो, अब देखना तुम्हें कैसे यहाँ से बाहर फेंकवाती हो। उसका इशारा समझकर आर्यवंश की आंखें छोटी हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर मैक्स हैरान हो गया और उससे बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि ये कौन है। ये हमारे बॉस है, इस कंपनी के सीईओ है। उसकी बात सुनकर कनक जो अभी मुस्कुरा रही थी वो मैक्स को हैरानी में देखने लगी और बोली, व्हाट, क्या हमारे बॉस है। उसकी बात सुनकर मैक्स बोला, ऑफ कोर्स ये हमारे बॉस है। उन दोनों की बात सुनकर आर्यवंश तेज आवाज में बोला, शट अप, ये कंपनी मैंने काम करने के लिए बनाया है, ना कि बातें करने के लिए। अगर तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई तो अपने अपने वर्क पर ध्यान दो। उसकी तेज आवाज सुनकर वो दोनों चुप हो गए। मैक्स वहां से फाइल रखकर चला गया। कनक वही खड़े आर्यवंश को देख रही थी। उसको देख आर्यवंश तेज आवाज में बोला, क्या आप अपने काम पर फोकस करेगी। उसकी तेज आवाज सुनकर वो अपना सर हाँ में हिलाती है और उसे शेड्यूल बताने लगती है। शेड्यूल बताने के बाद आखिर में बोली, सर आज मिस्टर मेहता के साथ हमारी लंच मीटिंग है, यही ऑफिस में। उसकी बात सुनकर वो अपना सर बस हाँ में हिलाता है। उसका ऐसा फीका रिएक्शन देखकर कनक धीरे से बोली, खड़ूस कहीं का। उसने धीरे से कहा, फिर भी आर्यवंश ने सुन लिया था। वो उससे बोला, मैं सुन रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर कनक हड़बड़ा गई और बोली, सर मैं जाऊं। उसकी बात पर आर्यवंश हाँ बोल देता है, जिससे वो जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यवंश को कल उसकी और कनक की पहली मुलाकात याद आ जाती है। जी हाँ, कल जो कनक को ऑफिस के बाहर जो लड़का मिला था वो आर्यवंश ही था, जिसे कनक ने गलती से अंकल कह दिया था, जिससे आर्यवंश को उस पर बहुत गुस्सा आया था और उसने तभी सोच लिया था कि वो उस लड़की को अपने जिंदगी में जरूर लाएगा। तब उसने मैक्स को कॉल करके कनक को अपनी असिस्टेंट के रूप में हायर करने के लिए कहा। लंच टाइम। कनक ने आर्यवंश के केबिन में नॉक किया। अंदर से हाँ की आवाज आई तो वो अंदर जाकर आर्यवंश से बोली, सर मिस्टर मेहता और उनके असिस्टेंट आ चुके हैं। उसकी बात सुनकर आर्यवंश हाँ में जवाब देता है और अपने केबिन से निकलकर मीटिंग रूम के तरफ निकल जाता है और उसके पीछे कनक भी। मीटिंग रूम में जब वो आता है तो देखता है एक उसी के उम्र का एक लड़का बैठा हुआ था और उसके बगल में उसका असिस्टेंट खड़ा था। उस लड़के ने जब आर्यवंश को देखा तो खड़े होकर खुशी से उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर खन्ना। उसकी बात सुनकर आर्यवंश ने भी उससे हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर मेहता। और फिर दोनों बैठ जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बातें करने लगते हैं। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और कनक अंदर आती है। वो जैसे ही कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर मेहता उसको देखकर बोले, कनक राइट। उसकी बात सुनकर वो भी उसे देखने लगी और आर्यवंश भी अब मिस्टर मेहता को देखने लगा। कनक उसकी बात पर हल्का से मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं कनक हूँ, लेकिन सॉरी पर मैं आपको नहीं पहचाना रही। उसकी बात सुनकर मिस्टर मेहता उठते हुए बोले, अरे मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, मैं जय, तुम भूल गई मुझे। उसकी बात सुनकर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। तब उसे याद आया कनक और जय 2 साल पहले जब कनक अपने स्कूल के प्रोजेक्ट ट्रिप पर गई थी तब वो जय से मिली थी और उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाई थी। भले ही जय उससे सीनियर था लेकिन वो उसे बहुत अंडरस्टैंड करता था। लेकिन फिर कनक वापस आ गई, फिर उन लोगों में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कनक को जैसे ही याद आया वो खुश होते हुए बोली, या राइट जय, ओ माय गॉड, पूरे 2 साल बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ, कैसे हो तुम। उसकी बात सुनकर जय बोला, एब्सोल्युटली फाइन, तुम कितनी बदल चुकी हो। उसकी बात सुनकर वो बोली, हाँ वो तो है। जय उससे पूछा, वैसे दी कैसी है। उसकी बात पर कनक बोली, बहुत अच्छी है। वो दोनों अपने बातों के बीच आर्यवंश को एकदम भूल चुके थे। उन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे आर्यवंश गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसे जय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे जय का कनक से ऐसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और कनक का उससे हंसकर बातें करना आर्यवंश के गुस्से को बढ़ा रहा था। वो तेज आवाज में बोला, क्या बातें बाद में हो सकती है मिस्टर मेहता, आगे हम काम की बात कर ले।
वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे तभी उनके कानों में आर्यवंश की तेज आवाज गई, जिससे दोनों उसे देखने लगे। जय बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर खन्ना, व्हाई नॉट। फिर वो चेयर पर बैठ गया। कनक भी जो फाइल आर्यवंश को देने आई थी वो उसे देकर जाने लगी, तभी जय उसे रोकते हुए बोला, कनक एक मिनट, तुम मुझे अपना नंबर तो दे दो। उसकी बात सुनकर आर्यवंश को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, मतलब वो उसके ही सामने कनक से नंबर मांग रहा है। उसकी बात पर कनक बोली, मेरा नंबर। तभी जय बोला, रुको। फिर अपना कार्ड निकालकर उसे देते हुए बोला, ये लो मेरा कार्ड, तू मुझे कॉल जरूर करना। उसकी बात सुनकर कनक हाँ बोलकर चली गई और फिर आर्यवंश और जय अपनी मीटिंग कंप्लीट करने में लग गए। लेकिन आर्यवंश का ध्यान मीटिंग पर बिल्कुल नहीं था। उसे रह रहकर कनक और जय का इतने अच्छे से बात करना, उनका एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करना याद आ रहा था। उसने जैसे तैसे करके अपनी मीटिंग खत्म की और जय से हाथ मिलाकर वो अपने केबिन में चला गया। वो अपने केबिन में आकर मैक्स को बुलाता है। मैक्स के आने के बाद वो मैक्स से बोला, मैक्स मुझे 2 घंटे के अंदर मेरी असिस्टेंट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी बात सुनकर मैक्स हाँ में सर हिलाकर चला गया और आर्यवंश वही अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। 2 घंटे बाद मैक्स आर्यवंश के केबिन के डोर पर नॉक करता है तो आर्यवंश उसे अंदर आने के लिए बोलता है। मैक्स अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आर्यवंश हाथ दिखाकर उसे बोलने का इशारा करता है तो मैक्स ने बोलना शुरू किया, मैक्स सर, उनका पूरा नाम कनक मेहरा है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश की मुट्ठियां कस गई। उसने अपने मन में फिर से दोहराया, मेहरा। मैक्स ने फिर से बोला, सर ये अपने फैमिली के साथ नहीं रहती, इनकी अपने डैड और स्टेप मदर से नहीं बनती ये, और इनकी बड़ी बहन अलग फ्लैट लेकर रहते हैं। इनकी बहन एक डॉक्टर है, इनकी उम्र अभी 20 साल है, ये अभी कॉलेज के 2nd ईयर में है। उसकी पहली बात सुनकर आर्यवंश को थोड़ी हैरानी होती है कि कनक अपने डैड के साथ क्यों नहीं रहती, लेकिन वो इन सारी बातों को साइड में रखकर उससे जल्दी से पूछता है, क्या कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई एक्स। उसकी बात सुनकर मैक्स बोला, नो सर, ना कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई अफेयर्स। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सर हिलाता है। मैक्स फिर से बोला, और हाँ सर एक बात और, MS कनक और मिस्टर मेहता 2 साल पहले एक स्कूल ट्रिप पर मिले थे, तब कनक 12 में थी और मिस्टर मेहता उनके सीनियर। उसकी बात सुनकर आर्यवंश को कनक की और जय की बातें याद आती है, जिससे अभी जो उसका गुस्सा थमा था वो और बढ़ गया और उसने मैक्स को जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर मैक्स वहां से जाने लगा, तभी उसको कुछ याद आया और फिर वो रुककर बोला, हाँ सर एक और बात। उसकी बात सुनकर आर्यवंश उसको देखने लगा तो मैक्स बोला, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कनक का सर नाम मेहरा है, पर उन्होंने अपने रेज्यूमे में अपना नाम कनक कश्यप लिखवाया है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश भी सोचने लगा। उसने मैक्स को वहां से जाने के लिए कह दिया। शाम का वक्त, AK इंडस्ट्रीज, 6 बजे। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर जा रहे थे। कनक अभी अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसके पास हेली और न्या आई और उससे बोली, मैडम अब चलो भी, शाम का प्लान याद है ना। उसकी बात सुनकर वो बोली, हाँ बाबा याद है, बस 5 मिनट। थोड़ी देर बाद कनक, हेली और न्या ऑफिस से निकल गए और ऑफिस से सीधे रेस्टोरेंट चले गए। इशिका भी डायरेक्ट वही आने वाली थी। CH3 अनटाइटल्ड चैप्टर, AK इंडस्ट्रीज। कनक और हेली अपनी टैक्सी से उतरकर ऑफिस के अंदर गई और इधर उधर देखने लगी, क्योंकि आज उनका पहला दिन था और उन्हें अपनी जगह नहीं पता थी। वो लोग इधर उधर कर ही रही थी, तभी वहां पर न्या आ गई। न्या उन दोनों को देखकर बोली, गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है। उसकी आवाज सुनकर वो लोग उसको देखे। कनक बोली, गुड मॉर्निंग, हाल तो ठीक है लेकिन समझ नहीं आ रहा है हमें अभी करना क्या है। उसकी बात पर वो भी सोचने लगी, तभी उनके पास एक लड़का आया और तीनों को देखकर बोला, क्या आप लोग नई एम्प्लॉय है। उसकी बात पर उन तीनों ने अपना सर हाँ में हिलाया। वो लड़का बोला, मेरा नाम मैक्स है, चलो मैं तुम लोगों को तुम्हारा काम समझा देता हूँ। उसकी बात सुनकर उन लोगों ने अपना सर हाँ में हिलाया और उसके पीछे चली गई। मैक्स उन्हें ले जाकर उनका काम समझा रहा था। वो बोला, हेली एंड न्या आप लोगों को मैनेजिंग डिपार्टमेंट की हेड सब समझा देंगी और मिस कनक चलिए मैं आपको सब बता देता हूँ। उसकी बात सुनकर हेली और न्या मैनेजिंग डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई और कनक मैक्स के साथ वो उसे एक केबिन में ले आया। वो उससे बोला, ये आपका केबिन है। उसकी बात सुनकर कनक उस केबिन को देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत और लग्जरियस लग रहा था। मैक्स उसको उसका काम समझाने लगा और कनक ध्यान से उसकी एक एक बात को सुन रही थी और नोट कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैक्स ने सब कुछ कनक को समझा दिया था। वो बोला, आई होप कि आपको सब समझ आ चुका होगा। उसकी बात पर कनक हाँ में सर हिलाती है तो मैक्स बोला, वेरी गुड, तो अब आप जाइए, बॉस आ गए हैं, उनको उनका शेड्यूल बता दीजिए। उसकी बात सुनकर कनक हाँ में सर हिलाती है, फिर उसका शेड्यूल बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद कनक CEO के केबिन के पास आकर लड़ी हो जाती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो नॉक कैसे करे। वो हाथ जोड़कर प्रे करते हुए बोली, ए भगवान प्लीज मुझे आज बचा लेना। मैंने सुना है कि इस कंपनी के CEO बहुत खड़ूस और गुस्सैल है, जिन्हें एक भी गलती नहीं पसंद है। मेरा आज पहका दिन है, मुझे इससे बचा लेना। वो सब बोलकर जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया नॉक करने के लिए, उससे पहले ही एक स्ट्रिक्ट आवाज उसके कान में आई, कमिंग। वो आवाज सुनकर के तो कनक एक पल के लिए कांप गई। वो आवाज थी इतनी स्ट्रिक्ट, वो अपने आप को संभाल करके अंदर गई। उसने देखा वो आर्यवंश उसके तरफ पीट करके बैठा हुआ था। वो धीरे से बोली, सर आपकी शेड्यूल। उसकी बात सुनकर वो शख्स उसके तरफ टर्न हुआ। उसे देखकर कनक के आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो चिल्लाते हुए बोली, तुम। उसके ऐसे चिल्लाने से आर्यवंश ने उसे देखकर शांत आवाज में बोला, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रही थी। उसकी बात सुन कनक बोली, किसी को भी किया था, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल नहीं। तुम्हें शर्म नहीं आती, CEO सर के कुर्सी पर बैठे हो। उसकी बात सुनकर आर्यवंश बोला, अगर ना उठूं तो। कनक बोली, वो तो मुझे तुम्हें पहली बार देखकर ही पता चल गया था कि तुम कितने बड़े बेशर्म हो।
उसकी बात सुनकर आर्यवंश थोड़े तेज आवाज में बोला, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो? उसकी तेज आवाज सुनकर तो कनक को भी डर लग रहा था, लेकिन वो अपनी डर को साइड में रखकर बोली, तुम्हारे तेज बोलने से मैं डर नहीं जाऊंगी। आर्यवंश बोला, तो क्या करोगी? कनक, मैं मैक्स सर को बता दूंगी कि तुम सीईओ सर के चेयर पर बैठे थे। उसकी बात सुनकर आर्यवंश चेयर पर बैठकर हल्का मुस्कुराते हुए बोला, जाओ बोल दो। उसकी बात सुनकर अब कनक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी डोर पर नॉक हुआ। आर्यवंश ने अंदर आने को कहा तो मैक्स अपने हाथों में कुछ फाइल लेकर अंदर आया। उसे देखकर कनक उससे बोली, मैक्स सर, ये कौन है जो अपने आप को यहाँ का बॉस बोल रहा है? ये बोलकर वो आर्यवंश को एक चिढ़ाने वाली लुक देने लगी, जैसे बोल रही हो, अब देखना तुम्हें कैसे यहाँ से बाहर फेंकवाती हो। उसका इशारा समझकर आर्यवंश की आंखें छोटी हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर मैक्स हैरान हो गया और उससे बोला, क्या मतलब है तुम्हारा कि ये कौन है? ये हमारे बॉस है, इस कंपनी के सीईओ है। उसकी बात सुनकर कनक जो अभी मुस्कुरा रही थी वो मैक्स को हैरानी में देखने लगी और बोली, व्हाट, क्या हमारे बॉस है? उसकी बात सुनकर मैक्स बोला, ऑफ कोर्स ये हमारे बॉस है। उन दोनों की बात सुनकर आर्यवंश तेज आवाज में बोला, शट अप, ये कंपनी मैंने काम करने के लिए बनाया है, ना कि बातें करने के लिए। अगर तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई तो अपने अपने वर्क पर ध्यान दो। उसकी तेज आवाज सुनकर वो दोनों चुप हो गए। मैक्स वहां से फाइल रखकर चला गया। कनक वही खड़े आर्यवंश को देख रही थी। उसको देख आर्यवंश तेज आवाज में बोला, क्या आप अपने काम पर फोकस करेगी? उसकी तेज आवाज सुनकर वो अपना सर हाँ में हिलाती है और उसे शेड्यूल बताने लगती है। शेड्यूल बताने के बाद आखिर में बोली, सर, आज मिस्टर मेहता के साथ हमारी लंच मीटिंग है, यही ऑफिस में। उसकी बात सुनकर वो अपना सर बस हाँ में हिलाता है। उसका ऐसा फीका रिएक्शन देखकर कनक धीरे से बोली, खड़ूस कहीं का। उसने धीरे से कहा, फिर भी आर्यवंश ने सुन लिया था। वो उससे बोला, मैं सुन रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर कनक हड़बड़ा गई और बोली, सर मैं जाऊं? उसकी बात पर आर्यवंश हाँ बोल देता है, जिससे वो जल्दी से वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यवंश को कल उसकी और कनक की पहली मुलाकात याद आ जाती है। जी हाँ, कल जो कनक को ऑफिस के बाहर जो लड़का मिला था वो आर्यवंश ही था, जिसे कनक ने गलती से अंकल कह दिया था, जिससे आर्यवंश को उस पर बहुत गुस्सा आया था और उसने तभी सोच लिया था कि वो उस लड़की को अपने जिंदगी में जरूर लाएगा। तब उसने मैक्स को कॉल करके कनक को अपनी असिस्टेंट के रूप में हायर करने के लिए कहा। लंच टाइम। कनक ने आर्यवंश के केबिन में नॉक किया। अंदर से हाँ की आवाज आई तो वो अंदर जाकर आर्यवंश से बोली, सर, मिस्टर मेहता और उनके असिस्टेंट आ चुके हैं। उसकी बात सुनकर आर्यवंश हाँ में जवाब देता है और अपने केबिन से निकलकर मीटिंग रूम के तरफ निकल जाता है और उसके पीछे कनक भी। मीटिंग रूम में जब वो आता है तो देखता है एक उसी के उम्र का एक लड़का बैठा हुआ था और उसके बगल में उसका असिस्टेंट खड़ा था। उस लड़के ने जब आर्यवंश को देखा तो खड़े होकर खुशी से उसके सामने हाथ बढ़ाते हुए बोला, हेलो मिस्टर खन्ना। उसकी बात सुनकर आर्यवंश ने भी उससे हाथ मिलाते हुए बोला, हेलो मिस्टर मेहता। और फिर दोनों बैठ जाते हैं और अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में बातें करने लगते हैं। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और कनक अंदर आती है। वो जैसे ही कुछ बोलती उससे पहले ही मिस्टर मेहता उसको देखकर बोले, कनक राइट। उसकी बात सुनकर वो भी उसे देखने लगी और आर्यवंश भी अब मिस्टर मेहता को देखने लगा। कनक उसकी बात पर हल्का से मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं कनक हूँ, लेकिन सॉरी पर मैं आपको नहीं पहचाना रही। उसकी बात सुनकर मिस्टर मेहता उठते हुए बोले, अरे मैं तुम्हें याद नहीं हूँ, मैं जय, तुम भूल गई मुझे। उसकी बात सुनकर उसने अपने दिमाग पर जोर डाला। तब उसे याद आया कनक और जय 2 साल पहले जब कनक अपने स्कूल के प्रोजेक्ट ट्रिप पर गई थी तब वो जय से मिली थी और उनमें काफी अच्छी दोस्ती हो जाई थी। भले ही जय उससे सीनियर था लेकिन वो उसे बहुत अंडरस्टैंड करता था। लेकिन फिर कनक वापस आ गई, फिर उन लोगों में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। कनक को जैसे ही याद आया वो खुश होते हुए बोली, या राइट जय, ओ माय गॉड, पूरे 2 साल बाद मैं तुमसे मिल रही हूँ, कैसे हो तुम? उसकी बात सुनकर जय बोला, एब्सोल्युटली फाइन, तुम कितनी बदल चुकी हो। उसकी बात सुनकर वो बोली, हाँ वो तो है। जय उससे पूछा, वैसे दी कैसी है? उसकी बात पर कनक बोली, बहुत अच्छी है। वो दोनों अपने बातों के बीच आर्यवंश को एकदम भूल चुके थे। उन लोगों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे आर्यवंश गुस्से से एकदम लाल हो गया। उसे जय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे जय का कनक से ऐसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था और कनक का उससे हंसकर बातें करना आर्यवंश के गुस्से को बढ़ा रहा था। वो तेज आवाज में बोला, क्या बातें बाद में हो सकती है मिस्टर मेहता, आगे हम काम की बात कर ले। वो दोनों अभी बातें ही कर रहे थे तभी उनके कानों में आर्यवंश की तेज आवाज गई, जिससे दोनों उसे देखने लगे। जय बोला, ऑफ कोर्स मिस्टर खन्ना, व्हाई नॉट। फिर वो चेयर पर बैठ गया। कनक भी जो फाइल आर्यवंश को देने आई थी वो उसे देकर जाने लगी। तभी जय उसे रोकते हुए बोला, कनक एक मिनट, तुम मुझे अपना नंबर तो दे दो। उसकी बात सुनकर आर्यवंश को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था, मतलब वो उसके ही सामने कनक से नंबर मांग रहा है। उसकी बात पर कनक बोली, मेरा नंबर। तभी जय बोला, रुको। फिर अपना कार्ड निकालकर उसे देते हुए बोला, ये लो मेरा कार्ड, तू मुझे कॉल जरूर करना। उसकी बात सुनकर कनक हाँ बोलकर चली गई और फिर आर्यवंश और जय अपनी मीटिंग कंप्लीट करने में लग गए। लेकिन आर्यवंश का ध्यान मीटिंग पर बिल्कुल नहीं था। उसे रह रहकर कनक और जय का इतने अच्छे से बात करना, उनका एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज करना याद आ रहा था। उसने जैसे तैसे करके अपनी मीटिंग खत्म की और जय से हाथ मिलाकर वो अपने केबिन में चला गया। वो अपने केबिन में आकर मैक्स को बुलाता है। मैक्स के आने के बाद वो मैक्स से बोला, मैक्स मुझे 2 घंटे के अंदर मेरी असिस्टेंट की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी बात सुनकर मैक्स हाँ में सर हिलाकर चला गया और आर्यवंश वही अपने चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर काम करने लगा। 2 घंटे बाद मैक्स आर्यवंश के केबिन के डोर पर नॉक करता है तो आर्यवंश उसे अंदर आने के लिए बोलता है। मैक्स अंदर आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। उसे देखकर आर्यवंश हाथ दिखाकर उसे बोलने का इशारा करता है तो मैक्स ने बोलना शुरू किया,
मैक्स सर, उनका पूरा नाम कनक मेहरा है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश की मुट्ठियां कस गई। उसने अपने मन में फिर से दोहराया, मेहरा। मैक्स ने फिर से बोला, सर ये अपने फैमिली के साथ नहीं रहती, इनकी अपने डैड और स्टेप मदर से नहीं बनती ये, और इनकी बड़ी बहन अलग फ्लैट लेकर रहते हैं। इनकी बहन एक डॉक्टर है, इनकी उम्र अभी 20 साल है, ये अभी कॉलेज के सेकंड ईयर में है। उसकी पहली बात सुनकर आर्यवंश को थोड़ी हैरानी होती है कि कनक अपने डैड के साथ क्यों नहीं रहती, लेकिन वो इन सारी बातों को साइड में रखकर उससे जल्दी से पूछता है, क्या कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कोई एक्स। उसकी बात सुनकर मैक्स बोला, नो सर, ना कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही कोई अफेयर्स। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सर हिलाता है। मैक्स फिर से बोला, और हाँ सर एक बात और, एमएस कनक और मिस्टर मेहता 2 साल पहले एक स्कूल ट्रिप पर मिले थे, तब कनक 12 में थी और मिस्टर मेहता उनके सीनियर। उसकी बात सुनकर आर्यवंश को कनक की और जय की बातें याद आती है, जिससे अभी जो उसका गुस्सा थमा था वो और बढ़ गया और उसने मैक्स को जाने के लिए कहा। उसकी बात सुनकर मैक्स वहां से जाने लगा, तभी उसको कुछ याद आया और फिर वो रुककर बोला, हाँ सर एक और बात। उसकी बात सुनकर आर्यवंश उसको देखने लगा तो मैक्स बोला, इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कनक का सर नाम मेहरा है, पर उन्होंने अपने रेज्यूमे में अपना नाम कनक कश्यप लिखवाया है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश भी सोचने लगा। उसने मैक्स को वहां से जाने के लिए कह दिया। शाम का वक्त, AK इंडस्ट्रीज, 6 बजे। ऑफिस के सारे एम्प्लॉय अपने अपने घर जा रहे थे। कनक अभी अपने केबिन में बैठकर काम कर रही थी, तभी उसके पास हेली और न्या आई और उससे बोली, मैडम अब चलो भी, शाम का प्लान याद है ना। उसकी बात सुनकर वो बोली, हाँ बाबा याद है, बस 5 मिनट। थोड़ी देर बाद कनक, हेली और न्या ऑफिस से निकल गए और ऑफिस से सीधे रेस्टोरेंट चले गए। इशिका भी डायरेक्ट वही आने वाली थी। CH4 कनक और आरोही की पहली मुलाकात। थोड़ी देर बाद कनक, हेली और न्या ऑफिस से निकल गए और ऑफिस से सीधे रेस्टोरेंट चले गए। इशिका भी डायरेक्ट वही आने वाली थी। रेस्टोरेंट, कनक, न्या और हेली तीनों वहां पहुंच गए थे। वो लोग अंदर गए और अपने बुक किए हुए चेयर पर बैठ गए और इशिका का इंतजार करने लगे। तभी वहां पर एक लड़का आया और उसने कनक को हक कर लिया। उसके ऐसे अचानक हक करने से कनक हड़बड़ा गई। फिर जब उसने उस लड़के को देखा तो मुस्कुराते हुए बोली, आ गए आप। उसकी बात सुनकर वो लड़का हैरानी से बोला, अरे मुझे इतनी इज्जत की आदत नहीं है, प्लीज कहीं मैं सदमे में ना चला जाऊं। उसकी बात सुनकर कनक उसके बाजू पर मारते हुए बोली, जस्ट शट अप, और इतनी लेट क्यों हुआ तू। उसकी बात सुनकर वो लड़का बोला, देखा आ गई ना अपनी लाइन पर। उसकी बात सुनकर कनक ने उसे घूर कर देखा और हेली न्या मुस्कुराने लगी। हेली तो उसे पहले से जानती थी, इसलिए कनक न्या को उस लड़के से मिलवाते हुए बोली, न्या ये मेरे मामा का बेटा और मेरा कजिन है रोहन कश्यप। उसकी बात सुनकर न्या रोहन को HI बोलती है, तो बदले में रोहन भी उसको हेलो बोलता है और फिर रोहन फिर से कनक को चिढ़ाने लगता है। उसके किसी किसी बात पर कनक को भी हंसी आ रही थी और वो खुलकर हंस रही थी। इस बात से अनजान की 2 जोड़ी आंखें उन दोनों को गुस्से में घूर रही है। आर्यवंश जो इसी रेस्टोरेंट में अपनी मीटिंग के लिए आया था, उसने जब कनक को देखा तो वो उसे देखने लगा, पर जैसे ही उसने किसी लड़के को उसके साथ देखा उसकी आंखें गुस्से से लावा उगलने लगी। वो गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। इस बात से बेखबर वो दोनों अपने ही मस्ती में लगे थे। आर्यवंश वहां से गुस्से में चला गया। थोड़ी देर बाद वहां इशिका आई। उसे देखकर कनक बोली, व्हाट हैपेंड दी, हमने आपको 6 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन आप यहाँ 7:30 को आ रही है, 1.5 घंटे बाद। उसकी बात सुनकर इशिका पानी पीते हुए बोली, सॉरी गाइस, पर मैं क्या करूँ, एक इमरजेंसी सर्जरी आ गई थी, अब मैं उसे छोड़ तो नहीं सकती ना। उसकी बात सुनकर सबको लगा इशिका सही बोल रही है, अब एक ट्रीट पार्टी से ज्यादा बढ़कर किसी की जान होती है। कनक ने इशिका को न्या से मिलवाया, उसे भी न्या बहुत पसंद आई थी। वो लोग अपना डिनर खत्म करके अपने अपने घर चले गए। वहीं दूसरे तरफ खन्ना विला, आर्यवंश अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। उसे बार बार कनक और उस लड़के की याद आ रही थी। उन दोनों का ऐसे गले लगना, उन दोनों की ऐसे हंस हंसकर बातें करना, उसे सब याद आ रहा था, जिससे उसको और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी उसके रूम में नॉक हुआ। उसने गुस्से से कहा, कौन है। उसकी बात का बाहर वाले ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर एक बार नॉक हुआ। इस बार आर्यवंश को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से उठकर गया। उसने सोच लिया था अगर कोई जरूरी काम नहीं हुआ तो पक्का वो उस इंसान को ऊपर पहुंचा देगा, लेकिन जैसे ही उसने रूम का डोर खोला देखकर भक हो गया। वहां एक और बोला, भाई आप कब आए। उसके सामने उसका बड़ा भाई अरमान खड़ा था। अरमान उसकी बात सुनकर बोला, मैंने सुना तुमने आज डिनर नहीं किया। उसकी बात सुनकर आर्यवंश बोला, हाँ मेरा मन नहीं था, वैसे आपने बताया नहीं कब आए आप। उसकी बात पर अरमान बोला, तो हम दोपहर में ही गए थे, लेकिन तुम जो इतने गुस्से में बाहर से आकर ऊपर आ गए, हम पर एक नजर भी डाला। उसकी बात पर आर्यवंश बोला, आप लोग दोपहर में ही आ गए थे। उसकी बात पर अरमान बोला, हाँ। आर्यवंश, क्या वो आई है आपके साथ। उसके बात पर अरमान कोई जवाब देता उससे पहले ही एक लड़की की आवाज आई, हाँ मैं भी आई हूँ। उस आवाज को सुनकर आर्यवंश ने उस तरफ देखा तो वहां एक लड़की खड़ी थी जिसने इस वक्त ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप और ब्लैक हुडी पहन रखा था। वो लड़की दौड़कर आके आर्यवंश को गले से लगा ली और बोली, आई मिस यू सो मच भाई। उसकी बात पर आर्यवंश ने उसके सर को हल्का से थपथपा कर बोला, आई मिस यू टू। वो लड़की उससे अलग होकर बोली, अच्छा अगर आप हमें मिस करते तो इंडिया हमसे मिलने क्यों नहीं आते। उसकी बात पर आर्यवंश बोला, तुम तो आ गई ना। उसकी बात पर वो लड़की खुश होते हुए बोली, हाँ अब तो मैं आ गई, अब मैं इंडिया वापस नहीं जाऊंगी, आपके कहने पर भी नहीं। ये बोलकर वो अरमान के पास जाके बैठ गई और आर्यवंश से बोली, वैसे आप इतने गुस्से में क्यों आए थे, क्या कोई बात है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश बोला, नहीं बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनकर वो बोली, हम ठीक है, चलिए क्यों ना हम सब साथ में डिनर करें प्लीज। उसकी बात सुनकर अरमान उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्यों नहीं बिल्कुल। उसकी बात सुनकर वो लड़की खुश हो गई। आर्यवंश बोला, आप लोग चलिए मैं फ्रेश होकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर वो लोग नीचे चले जाते हैं और आर्यवंश बाथरूम में
ये लड़की अरमान और आर्यवंश की छोटी बहन आरोही खन्ना है जो सिर्फ अभी 18 साल की है। इन दोनों की यही तो एक फैमिली है। दुश्मनों के वजह से इन लोगों ने उसे इंडिया के हॉस्टल में रखा था, लेकिन कुछ दिन पहले वहाँ पर भी हमला हुआ था जिसके वजह से अरमान को वहाँ जाना पड़ा और इस बार आरोही के बार कहने पर वो उसे अपने साथ ही जर्मनी ले आया। अब आगे सब स्टोरी में जानेंगे। थोड़ी देर बाद अरमान, आर्यवंश और आरोही डाइनिंग टेबल पर बैठकर डिनर कर रहे थे। अरमान ने खाते हुए कहा, तो अरु कैसी है तुम्हारी असिस्टेंट? आर्यवंश को अरमान और आरोही घर में अरु बुलाते हैं जो उसका शॉर्ट नेम है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश अरमान को देखने लगा। बेशक वो कितना बड़ा माफिया क्यों ना हो, पर उसकी एक एक हरकत की खबर अरमान को होती थी। इसलिए नहीं कि वो भी एक माफिया था, बल्कि इसलिए कि सबसे पहले वो उसका बड़ा भाई था। अपने मोम डैड के डेथ के बाद उसने ही आर्यवंश और आरोही को संभाला था। जिस वक्त उसकी मोम डैड की डेथ हुई थी उस समय अरमान 16 साल का था, आर्यवंश 12 साल का था और आरोही 5 साल की थी। आर्यवंश बोला, हम ठीक है। उसकी बात सुनकर आरोही हैरानी में अरमान से बोली, व्हाट, मतलब कि अरु भाई ने अपने लिए एक फीमेल असिस्टेंट हायर की है? वाह, मतलब भाई बदल रहे हैं। उसकी बात सुनकर आर्यवंश कुछ नहीं बोलता। आरोही उसके एक नजर देखती है और उठकर मुंह बनाते हुए बोलती है, कले बात आप दोनों, वैसे भी आप लोग को तो देखकर लग रहा है मैं कबाब में हड्डी हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। उसे जाता देख अरमान बोला, आ गई उसे नींद? ये बोलकर वो अपना सरनामे हिलाता है और फिर आर्यवंश को देखकर बोला, तो बोलो क्या हाल है? उसकी बात सुनकर आर्यवंश बोला, हम ठीक है। उसकी बात सुनकर अरमान उससे और कुछ नहीं बोला और फिर वो सोने चला गया और आर्यवंश भी। सुबह का वक्त, खन्ना विला। तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी आरोही बोली, ब्रदर्स आज मेरे कॉलेज जाना है तो कौन चलेगा मेरे साथ? उसकी बात सुनकर अरमान बोला, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। उसकी बात सुनकर आरोही खुश हो गई और बोली, मिनट, मैं अपनी सारी इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रही हूँ। ये बोलकर वो अपने कमरे से अपना सामान लेने चली गई। थोड़ी देर बाद आर्यवंश ऑफिस के लिए निकल गया था और अरमान आरोही को लेकर उसके कॉलेज, ग्लोबल यूनिवर्सिटी, जर्मनी का जाना पहचाना कॉलेज और यूनिवर्सिटी में से एक था। एक कार वहां आकर रुकी और उसमें से अरमान और आरोही निकले। अरमान उसे लेकर सीधे प्रिंसिपल के केबिन की तरफ बढ़ गया। प्रिंसिपल केबिन। अरमान ने प्रिंसिपल से आरोही के एडमिशन से रिलेटेड सारी बातें क्लियर कर दी थी। अब भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन और माफिया प्रिंसिपल के सामने बैठा था तो वो उसका काम कैसे नहीं करते। सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद अरमान आरोही को लेकर बाहर निकल गया। आरोही चल रही थी तभी उसकी टक्कर किसी के साथ हो गई और उस लड़की की हाथ में पकड़ी हुई सारी फाइल गिर गई। आरोही उसे देखकर बोली, आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोली, इट्स ओके, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, तुमने जानबूझकर नहीं किया। उसकी बात सुनकर आरोही नीचे झुककर उसकी फाइल उठाने में मदद करती है। फाइल उठ जाने के बाद वो लड़की आरोही से बोली, थैंक यू सो मच। उसकी बात सुनकर आरोही बोली, और वो किस लिए? उसकी बात सुनकर वो लड़की उसे अपने हाथों में पकड़े फाइल दिखाते हुए बोली, इसलिए। उसकी बात सुनकर आरोही बोली, वो मेरी ही वजह से गिर गया था तो इसमें थैंक यू कहने जैसा कुछ नहीं है। उसकी बात सुनकर वो लड़की मुस्कुराने लगी। फिर आरोही अपनी हाथ आगे बढ़ाते हुए बोली, बाय द WY आई एम आरोही खन्ना एंड यू। उसकी बात सुनकर वो लड़की भी मुस्कुराते हुए उसी हैंड शेक करते हुए बाकी, HY आई एम कनक कश्यप। ये लड़की कनक ही है, अब देखो क्या रंग लाती है इनकी दोस्ती। उसकी बात सुनकर आरोही बोली, ओ नाइस नाम। उसकी बात सुनकर कनक बोली, क्या तुम कॉलेज में नई हो? क्योंकि मैंने तुम्हें पहले कभी देखा ही नहीं। उसकी बात सुनकर आरोही बोली, ओ कोर्स से मैं नहीं हूँ, बल्कि आज ही मैंने न्यू एडमिशन लिया है फर्स्ट ईयर में। उसकी बात सुनकर कनक बोली, ओ अच्छा, वैसे मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। वो लोग बात कर रहे थे तभी वहां पर अरमान आ गया। दरअसल हुआ ये था कि जब अरमान आरोही को लेकर जा रहा था तभी उसकी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था जिसे वो आरोही को कार में बैठने का बोल वो कॉल अटेंड करने चला गया। और जब वो कॉल अटेंड करके कार के पास आया और वहां आरोही को ना देख एक पल के लिए वो भी घबरा गया, क्योंकि उनके दुश्मन कम नहीं थे और यही एक वजह थी जिसके कारण वो लोग आरोही को अपने साथ नहीं बल्कि इंडिया के हॉस्टल में रखते थे। लेकिन आरोही के बार बार जिद करने पर उन्हें आरोही को यहाँ लाना पड़ा। वो आरोही को इधर उधर खोजने लगा। वो फिर से कॉलेज के अंदर गया जहां उसे आरोही किसी से बातें करते दिखी। आरोही को देखकर उसके जान में जान आया और वो उसके पास चला गया और बोला, बच्चे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मैंने कार में बैठने को बोला था ना। उसकी आवाज सुनकर आरोही उसे देखती है, फिर इसे कनक की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो एक्चुअली भाई मेरी वजह से इनकी सारी फाइल गिर गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। उसकी बात सुनकर अरमान एक नजर कनक को देखता है, फिर आरोही से बोला, तो आपने सॉरी बोल दिया ना? उसकी बात सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, ऑफ कोर्स है भाई, अब तो हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई। फिर वो अरमान और कनक का इंट्रोडक्शन कराते हुए बोली, भाई ये मेरी नई फ्रेंड है कनक कश्यप और कनक ये मेरे बड़े भाई है अरमान खन्ना। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन अरमान तो बस यही सोच रहा था कि उसने ये नाम कहाँ सुना है। वो ये सोच रहा था तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वो ये सोचकर खुश हो जाता है। तभी उसके कानों में आरोही की आवाज पड़ती है जो कनक से कह रही थी, कनक आपने तो अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिया ना, तो क्यों ना आप हमारे साथ ही चलिए, हम आपको ड्रॉप कर देंगे। उसकी बात सुनकर कनक बोली, नो इट्स ओके, डोंट वरी, मैं मैनेज कर लूंगी। उसकी बात सुनकर अरमान बोला, यस ऑफ कोर्स आरोही सही बोल रही है, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। उसकी बात सुनकर कनक मना करने वाली थी तभी आरोही बोली, नो कनक, शायद आप भूल रही है, दोस्ती में दोस्त को किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया जाता। उसकी बात सुनकर कनक हल्का सा मुस्कुराई और फिर तीनों बाहर चले गए। दूसरी तरफ के इंडस्ट्री, आर्यवंश अपने केबिन में बैठकर काम कर रहा था तभी उसके केबिन में नॉक हुआ। उसने उस इंसान को अंदर आने का कहा तो मैक्स अंदर आया और उससे बोला, सर आपका शेड्यूल। उसको यहाँ अपना शेड्यूल लाते देख आर्यवंश की आंखें छोटी हो गई और वो बोला, आज तुम मेरा शेड्यूल क्यों लेकर आए हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ ये काम तुम्हारा नहीं है।
उसकी बात सुनकर मैक्स बोला, आई नो सर, ये काम मेरा नहीं है। वो एक्चुअली MS कश्यप ने मुझे फोन करके बताया था उन्हें अपने कॉलेज में असाइनमेंट सबमिट करना है, इसलिए वो थोड़े देर से आएंगी। उसकी बात सुनकर आर्यवंश बोला, ओके अब मेरा शेड्यूल बता दो। उसकी बात सुनकर मैक्स उसका शेड्यूल उसे बताने लगता है। दूसरी तरफ अरमान के कार में अरमान और आरोही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे और कनक बैक सीट पर। अरमान कनक से पूछा, कनक तुम्हारा एड्रेस क्या है? उसकी बात सुनकर कनक बोली, वो एक्चुअली मैं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ, इसलिए आप मुझे ऑफिस ही छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर अरमान उससे ऑफिस का पता पूछता है, एड्रेस क्या है तुम्हारे ऑफिस का? उसकी बात सुनकर कनक बोली, AK इंडस्ट्री। उसकी बात सुनकर अरमान का शक यकीन में बदल गया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। वही आरोही कनक के ऑफिस का नाम सुनकर अरमान को देखने लगी तो अरमान ने अपना सर हाँ में हिला दिया और उसे कुछ इशारा किया। आरोही उसका इशारा समझकर अपना सर हाँ में हिलाती है और कनक से पूछी, वैसे कनक कैसा है तुम्हारा ऑफिस? उसकी बात सुनकर कनक बोली, हम अच्छा है। आरोही, और वहाँ के एम्प्लॉय? कनक मुस्कुरा के बोली, वो भी अच्छे है। आरोही पूछी, और बॉस? उसकी बात सुनकर कनक के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो और इस बात को आरोही और अरमान अच्छे से नोटिस कर रहे थे। कनक मुंह बनाते हुए बोली, बॉस एकदम खड़ूस है, गुस्सैल भी, और तुम्हें पता है बदतमीज भी। उसकी बात सुनकर दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। आरोही वैसे ही कनक से पूछी, और? उसकी बात सुनकर कनक बोली, और क्या गुस्सा तो नाक पर बैठा रहता है, कोई भी बात पूछो बस हाँ हम में जवाब देगा, जैसे कि हम सब जॉब नहीं उसकी गुलामी कर रहे हैं। उसकी एक एक बात अरमान और आरोही को हैरान कर रही थी। अरमान बोला, कुछ और भी है? उसकी बात सुनकर कनक बोली, उनके बारे में जितना बोलो उतना कम है, शैतानों के देवता है, पूरे दिन फेस तो ऐसे बना के रहते हैं, अगर कोई बहुत भी देख ले तो डर के भाग जाए। उसकी सारी बातें सुनकर आरोही से अब और अपने भाई के खिलाफ सुना नहीं गया। वो जल्दी से बोली, बस। उसकी बात सुनकर कनक उसे देखने लगी तो आरोही बोली, मेरा मतलब है बस करो, अब आगे जितना भी है फिर मिलेंगे तो बात करेंगे। उसकी बात सुनकर कनक बोली, आई नो वो आदमी है ही ऐसा, उसके बारे में बात करके इंसान बोर हो जाए, एनीवे अब मैं जाती हूँ। अरमान ने ठीक AK इंडस्ट्री के पास अपनी कार रोकी थी। कनक कार से उतरकर अरमान से बोली, थैंक यू मिस्टर खन्ना मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए, अगर मुझे देर हो जाती ना तो वो मेरा शैतान बॉस मुझे बिना फ्राई करे ही चबा जाता। ये बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद आरोही अरमान से बोली, भाई मामला तो बहुत बिगड़ा हुआ है। उसकी बात सुनकर अरमान बोला, वो तो दिख रहा है, अब क्या करे? उसकी बात सुनकर आरोही बोली, वो तो सोचना पड़ेगा, वैसे क्या आप अभी ऑफिस जाएंगे? उसकी बात सुनकर अरमान बोला, नहीं मुझे एक मीटिंग अटेंड करने जाना है, पहले तुम्हें घर छोड़ दूं। उसकी बात सुनकर वो हाँ में सर हिलाती है, फिर अरमान उसे लेकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ AK इंडस्ट्री। कनक जल्दी से ऑफिस आई और अपने केबिन में जाके अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद कनक अपना काम कर रही थी, तभी उसके इंटरकॉम पर कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो उधर से एक शांत मगर भारी आवाज आई, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ इमीडिएटली। और ये बोलकर कॉल कट गया। कॉल कट होने के बाद वो फोन को देखकर वैसे ही एक्टिंग कर रहे है, बोली, एक कप ब्लैक कॉफी इमीडिएटली हूँ, वैसे ही इतना कड़वा है, ब्लैक कॉफी पी पीकर थोड़े दिन बाद और जहर हो जाएगा। ये सब बोलकर वो आर्यवंश के लिए कॉफी लेने चली गई। उसने ये सब बोल तो दिया पर इससे बेखबर की उसकी हर हरकत हर बोल पर नजर गड़ाए बैठा है। आर्यवंश अपने केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप में उसकी सारी हरकतें देख सुन रहा था। उसने गुस्से से कहा, अच्छा मैं कड़वा हूँ और थोड़े दिन बाद जहर लगूंगा, अब तो तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये बोलते संग उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। जरूर वो कुछ करने वाला था, लेकिन क्या? तो क्या रंग लाएगी कनक और आरोही की दोस्ती? क्या करेंगे अरमान और आरोही आर्यवंश और कनक को मिलवाने के लिए? क्या करेगा आर्यवंश कनक के साथ? थोड़ी देर बाद कनक अपना काम कर रही थी, तभी उसके इंटरकॉम पर कॉल आया। उसने कॉल पिक किया तो उधर से एक शांत मगर भारी आवाज आई, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ इमीडिएटली। और ये बोलकर कॉल कट गया। कॉल कट होने के बाद वो फोन को देखकर वैसे ही एक्टिंग कर रहे है, बोली, एक कप ब्लैक कॉफी इमीडिएटली हूँ, वैसे ही इतना कड़वा है, ब्लैक कॉफी पी पीकर थोड़े दिन बाद और जहर हो जाएगा। ये सब बोलकर वो आर्यवंश के लिए कॉफी लेने चली गई। उसने ये सब बोल तो दिया पर इससे बेखबर की उसकी हर हरकत हर बोल पर नजर गड़ाए बैठा है। आर्यवंश अपने केबिन में बैठकर अपने लैपटॉप में उसकी सारी हरकतें देख सुन रहा था। उसने गुस्से से कहा, अच्छा मैं कड़वा हूँ और थोड़े दिन बाद जहर लगूंगा, अब तो तुम देखो मैं क्या करता हूँ। ये बोलते संग उसके चेहरे पर एक ईवल स्माइल थी। जरूर वो कुछ करने वाला था, लेकिन क्या? थोड़ी देर बाद आर्यवंश के केबिन पर नॉक हुआ तो उसने उस शख्स को अंदर आने के लिए कहा। तभी कनक अपने हाथों में ब्लैक कॉफी लेकर आई और आर्यवंश को दे दी। आर्यवंश ने एक घूंट पीकर देखा, उसे कॉफी बहुत पसंद आई थी, पर उसे कनक को परेशान जो करना था वो बोला, ये कॉफी है, इसे कॉफी बोलते हैं। उसकी बात सुनकर कनक उसे अजीब नजरों से घूरने लगी और बोली, हाँ हम लोग तो इसे ही कॉफी बोलते हैं, पर आपका मुझे नहीं पता। उसकी बात सुनकर आर्यवंश का मन उसका सर फोड़ने का कर रहा था। वो बोला, मेरा मतलब है इतनी ठंडी कॉफी। उसकी बात सुनकर कनक उसके हाथ से कॉफी ले लेती है और उसे छूकर देखी, कॉफी तो अभी भी बहुत गर्म था। वो आर्यवंश को देखकर बोली, क्या कॉफी गर्म नहीं है? उसकी बात सुनकर आर्यवंश वैसे ही बोला, बिल्कुल नहीं। उसकी बात सुनकर कनक को बहुत गुस्सा आ रहा था, बस उसने आर्यवंश का हाथ पकड़कर उसकी उंगली को उस गर्म कॉफी में डाल दी। आर्यवंश जो मन ही मन कनक को परेशान करके खुश हो रहा था, जैसे ही कनक ने उसका हाथ उस गर्म कॉफी में डाली वो हल्के से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर कनक झूठी चिंता जताते हुए बोली, ओ माय गॉड सर, क्या हुआ? ठंडी कॉफी से कुछ ज्यादा तो आपका हाथ नहीं जल गया? आर्यवंश उसकी बातों में छुपा टॉन्ट अच्छे से समझ रहा था। फिलहाल तो उसे अपने हाथों में जलन हो रही थी और वो कनक को घूर के देख रहा था। कनक इधर उधर देखते हुए एक ड्राल से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आर्यवंश के पास आती है और दवा निकालकर उसे लगाने के लिए आगे हाथ बढ़ाती है। तभी आर्यवंश उसे रोकते हुए बोला, नो मुझे इसकी जरूरत नहीं, आई एम फाइन।
उसकी बात सुनकर कनक में सर हिलाती है, फिर जबरदस्ती आर्यवंश का हाथ पकड़कर उस पर दवाई लगती है। आर्यवंश बस एक तक उसे ही देख रहा था। कनक दवा लगाकर बोली, हो गया, इसमें पानी मत लगाइएगा। ये बोलकर वो फर्स्ट एड बॉक्स रखकर चली गई और आर्यवंश उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने एक नजर अपने हाथ को देखा, जैसे देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ अरमान अपने मीटिंग को पूरी करके वापस आ रहा था। उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि कैसे वो अपने छोटे भाई को कनक से मिलवाए, उसकी जिंदगी में खुशियां लाए, क्योंकि उसने आर्यवंश के चेहरे पर कभी न आने वाली मुस्कान कनक के वजह से देखी है, इसलिए वो उसे और कनक को मिलवाना चाहता है। उसका ध्यान इन्हीं सब में था। तभी किसी ने उसकी कार पर गन से अटैक कर दिया। गन की आवाज से उसका ध्यान टूटा और उसने अपने रियर व्यू देखा। उसकी कार के पीछे कई सारी गाड़ियां उसकी पीछा कर रही थी। भले ही उनके गन शॉट से अरमान की कार पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसकी कार हाईटेक था, जिससे उनकी गोलियों का असर नहीं हुआ था। और शायद आज अरमान की बुरी किस्मत, उसने अपने बॉडीगार्ड को अपने साथ नहीं लिया था और उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। तब भी अरमान ने अपनी कार से एक गन निकालकर उन पर अटैक करना शुरू कर दिया, लेकिन ज्यादा देर तक वो उन लोगों के सामने टिक नहीं पाया। उसने कई लोगों को खत्म कर दिया था, लेकिन फिर उसकी रिवॉल्वर की बुलेट खत्म हो गई। उसने बस अपनी कार की ड्राइविंग रफ्तार तेज करके वहां से निकलने लगा, लेकिन उन्हीं सब में उनकी एक गोली अरमान के लेफ्ट साइड के कंधे पर लग गई थी। वो जैसे तैसे करके अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसने अपने फोन से आर्यवंश और गार्ड्स को अलर्ट का इशारा दे दिया था और खुद भी बहुत जल्दी ड्राइव कर रहा था। वो ड्राइव करते हुए रियर व्यू मिरर से पीछे की तरफ देखता है तो अब उसे अपने पीछे लोग नहीं दिख रहे थे। वो अपनी कार को ड्राइव करते हुए एक जगह रोकता है और निकलकर अंदर चला जाता है। वो एक हॉस्पिटल था। आसपास खड़े सभी लोग उसे ही देख रहे थे, क्योंकि उसके सीने पर गोली लगी हुई थी और बहुत खून भी निकल रहा था। और उसके आगे पीछे कोई नहीं था, वो अकेला था। उसे देखकर एक लड़की जल्दी से डॉक्टर के केबिन में जाके उसके हालत के बारे में बताती है, तो डॉक्टर बाहर आई उसे देखने के लिए। उसे देखकर वो उसके पास गई। अरमान को इतनी भी शक्ति नहीं मिल रही थी कि वो अपनी आंखें खोले रखे, लेकिन वो अपने सामने खड़े डॉक्टर को देख सकता था, क्योंकि डॉक्टर ने व्हाइट कोट पहन रखा था। अरमान उससे पूछा, यू आर डॉक्टर? उसकी बात सुनकर वो डॉक्टर बोली, हम। अरमान अपनी बेहोशी के हालत में बोला, आई एम इंजर्ड। और इतना बोलकर वो उसके कंधे पर सर रखकर ही बेहोश हो गया। वो डॉक्टर उसे देखकर जल्दी से वर्ड बॉय से बोली, प्लीज इन्हें संभालिए और इन्हें ऑट में ले चलिए। उसकी बात सुनकर वो लोग अरमान को संभालक स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे ऑट में ले जाते हैं। दूसरी तरफ आर्यवंश जल्दी से निकलकर अपने कार में बैठता है और उसके साथ मैक्स भी था। बेशक उसे अब तक अरमान का मासेगे मिल चुका था और वो वहीं निकल रहा था। उसने मैक्स की तरफ देखकर बोला, मैक्स तुम भाई की लाइव लोकेशन चेक करो, इस वक्त भाई कहाँ है? उसकी बात सुनकर मैक्स हाँ में सर हिलाता है और अरमान की लाइव लोकेशन चेक करने लगता है। दूसरी तरफ AK इंडस्ट्री कनक अपने केबिन में बैठकर अपनी काम कर रही थी। तभी उसके केबिन में हेली और न्या आई और कनक को देखकर बोली, यार कनक क्या बोरिंग डे है ना, आज की कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। उसकी बात में हाँ मिलाते हुए न्या बोली, ऑफ कोर्स गाइस टुडे इज वेरी बोरिंग डे। उन दोनों की बात सुनकर कनक बोली, अच्छा जी, आप दोनों का काम करने का मन नहीं कर रहा है और अगर बॉस ने लास्ट मंथ में कहा कि मुझे तुम दोनों को सैलरी देने का मन नहीं कर रहा है तो फिर क्या करोगी? उसकी बात सुनकर हेली मुंह बनाते हुए बोली, व्हाट हैपेंड कनक, तुझे क्या हुआ है? आजकल तू तो बिल्कुल अपने खड़ूस बॉस की तरह हो गई है, लगता है उनकी संगति का असर है। उसकी बात सुनकर कनक घूरते हुए उसे बोली, और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं ऐसी हूँ? उसकी बात सुनकर न्या बोली, वो इसलिए क्योंकि तुम भी इस वक्त बिल्कुल उन्हीं के तरह खड़ूस लग रही हो। उसकी बात पर कनक बोली, तो क्या करूँ यार, अगर जिसके सर पर इतने फाइल का वेट होगा तो वो क्या करेगी, एकदम जल्लाद है मेरा बॉस। उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगे। हेली बोली, तो क्यों ना चलो हम कैंटीन में चलकर एक एक कॉफी पी ले, इससे हम लोगों का मूड भी ठीक हो जाएगा। उसकी बात सुनकर न्या बोली, हाँ यार कनक चलो ना, एक कॉफी हो जाए। उन दोनों की जिद करने पर कनक भी उनके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल अब तक अरमान का ऑपरेशन हो चुका था और वो अभी बेहोश था। तब तक वहां पर आर्यवंश और मैक्स भी पहुंच गए। मैक्स जाके रिसेप्शन पर आर्यवंश का रूम नंबर पूछता है और फिर उसके वार्ड की तरफ चले गए, लेकिन वो लोग अरमान से मिल नहीं पाए क्योंकि उसे अभी तक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट नहीं किया गया था। आर्यवंश डॉक्टर के केबिन में चला गया डॉक्टर से अरमान की कंडीशन पूछने के लिए। डॉक्टर के केबिन आर्यवंश डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था और उसके सामने वो लेडी डॉक्टर जिसने अरमान का ऑपरेशन किया था। आर्यवंश उसे देखकर अपनी शांत मगर गंभीर आवाज में बोला, डॉक्टर अब मेरे भाई कैसे है, आई मीन उनकी कंडीशन क्या है? उसकी बात पर डॉक्टर बोली, ही इज फाइन, इनफैक्ट अगर गोली उनके चेस्ट में लगती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, पर गोली उनके कंधे पर लगी है, इसलिए उन्हें एक हफ्ते के लिए यही हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, उसके बाद आप उन्हें ले जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर आर्यवंश कुछ नहीं बोला और अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगा। फिर रुककर डॉक्टर से पूछा, मैं कब तक मिल सकता हूँ अपने भाई से? उसकी बात पर डॉक्टर मुस्कुरा के बोली, जब हम उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तब। उसकी बात सुनकर आर्यवंश वहां से चला गया। शाम का वक्त अरमान के वार्ड में इस वक्त आर्यवंश उसके बेड के बगल में चेयर पर बैठा था और एक तक अरमान को देख रहा था, पता नहीं कैसे पर लेकिन उसकी आंखें इस वक्त नम थी। तभी वार्ड का डोर खुला और मैक्स अंदर आया। किसी के आने की आहट सुनकर आर्यवंश ने अपनी आंखें साफ की और फिर से अपनी चेहरे को इमोशनलेस कर लिया, लेकिन उसकी नम आंखें मैक्स ने देख लिया था और वो भी शौक था कि आर्यवंश रो रहा था। आर्यवंश उसे चुप देखकर बोला, क्या बात है? उसकी बात सुनकर मैक्स होश में आया और उसे देखकर बोला, सर 5 मिनट प्लीज। उसकी बात सुनकर आर्यवंश समझ गया कि कोई बात है, वो भी उसके पीछे चला गया। मैक्स उससे बोला, सर हमारा शक सही था, अरमान सर के इस हालत के पीछे थॉमस का ही हाथ है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो बोला, इस बार बात मेरे भाई के ऊपर आई है, इस बार कोई दया नहीं दिखाया जाएगा, इस बार आर या फिर पार। उसकी बातों को मैक्स अच्छे से समझ रहा था। वो बोला, सर क्या करना है? उसकी बात पर आर्यवंश बोला, फिलहाल कुछ नहीं, पहले भाई को ठीक हो जाने दो।
उसकी बात सुनकर मैक्स हाँ में सर हिलाता है। फिर वो लोग अरमान के वार्ड की तरफ बढ़ जाते हैं। आर्यवंश जब अरमान के वार्ड में आया तो देखा अरमान को हल्का हल्का होश आ रहा। ये देखकर वो जल्दी से उसके पास गया। अरमान को पानी चाह रहा था तो आर्यवंश ने उसे पानी पिलाया और उसे सीधे लेटाया। अरमान आर्यवंश को देखकर पूछा, किसने किया ये सब? उसकी बात सुनकर आर्यवंश एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बोला, थॉमस ने। उसकी बात पर अरमान कुछ बोलता उससे पहले ही वार्ड का दरवाजा खुला और वो लेडी डॉक्टर अंदर आई। उन्हें देखकर वो दोनों चुप हो गए और अरमान तो उसे ही देख रहा था। आर्यवंश भी ये बात नोटिस कर रहा था। अरमान डॉक्टर को देखते हुए बोला, आपने ही मेरी जान बचाई थी ना? उसकी बात पर वो डॉक्टर बोली, हम डॉक्टर है और हमारा प्रोफेशन ही यही है। उसकी बात सुनकर अरमान बोला, लेकिन फिर भी थैंक यू फॉर सेव एस माई लाइफ। उसकी बात सुनकर आर्यवंश और मैक्स उसे ही देख रहे थे। वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा काम हो यही है। अब अगर सब हमें थैंक यू कहता चले तो फिर हो गया ना सबका काम। उसकी बात पर अरमान अपनी हाथ आगे करते हुए बोला, आई एम अरमान खन्ना एंड यू। उसकी बात पर डॉक्टर बोली, मेरा नाम इशिका है। फिर उसने अरमान को एग्जामिन करना शुरू किया और अरमान तो अपने मन में उसका ही ना दोहरा रहा था, इशिका इशिका इशिका। इशिका उसे चेक करके आर्यवंश से बोली, एल ओके मिस्टर खन्ना, बट आपको याद है ना मैंने क्या कहा था, एक हफ्ते के लिए हम मिस्टर खन्ना को अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उसकी बात सुनकर आर्यवंश कुछ बोलता उससे पहले ही अरमान बोला, क्या मतलब है कि एक हफ्ते में डिस्चार्ज देंगी? यही तो मैं पूछना चाह रहा था कि क्या मैं आज घर जा सकता हूँ या नहीं। उसकी बात सुनकर इशिका घूरते हुए उसे बोली, अभी मैंने क्या बोला, एक हफ्ता तो मतलब एक ही हफ्ता, उससे पहले बाथरूम के सिवा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे आप। उसकी धमकी भरी बातें सुनकर अरमान चुप हो गया। तभी रूम का दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया और अरमान से बोला, सर ये फाइल। फिर उसने अपनी हाथ में पकड़े फिलो को अरमान के हाथों में दे दिया। अरमान उसे लेकर उस लड़के से बोला, ठीक है मैं उसे देख लूंगा, लेकिन समर तुम कल की मीटिंग खुद संभाल लेना, मैं उसमें नहीं रह पाऊंगा। उसकी बात सुनकर समर, अरमान का असिस्टेंट, बोला, ठीक है सर आप रेस्ट करिए, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। उसकी बात सुनकर समर हाँ में सर हिलाता है। फिर वो रूम से बाहर निकल गया। अरमान ने इशिका को देख एक बार फिर कोशिश करते हुए बोला, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसी छोटी मोटी चोट मुझे लगती रहती है, मैं हैंडल कर लूंगा, आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। उसकी बात सुनकर इशिका उसके तरफ घूमकर उसके सीने की तरफ इशारा करते हुए बोली, आपको पता है आपको गोली सीने पर नहीं लगी थी। उसकी बात सुनकर अरमान कंफ्यूज होकर बोला, आई नो मुझे गोली सीने पर नहीं लगी, उसके थोड़े ऊपर लगी थी। उसकी बात सुनकर इशिका गुस्से में बोली, वही तो थोड़े ऊपर लगी थी, अगर 1 इंच भी नीचे लगती ना तो इन छोटी मोटी चोटों के लिए आप इस दुनिया में एडजस्ट ही नहीं कर रहे होते। उसकी बात सुनकर वही रूम में बैठा हुआ आर्यवंश जोर से हंसने लगा। उसको हंसते देख अरमान का मुंह बन गया और इशिका आर्यवंश को देखकर बोली, क्या यहाँ कोई कॉमेडी मूवी चल रही है जो तुम इतना खुश हो रहे हो? उसकी बात सुनकर इस बार आर्यवंश चुप हो गया और अरमान के चेहरे पर उसको चिढ़ाने वाली मुस्कान आ गई। उसकी मुस्कान को देखकर आर्यवंश चिढ़ गया। तभी उसके फोन पर किसी कॉल आया। उसने कॉल पिक करके कुछ बोलता तभी अगला इंसान ही उससे सवालों की झड़ी लगा दिया। आर्यवंश एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोग सिटी हॉस्पिटल आ जाओ और हाँ अनुष्का को भी लेते आना। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। अरमान इससे पूछा किसका कॉल था। उसकी बात को सुनकर आर्यवंश बोला, थोड़ी देर पता चल ही जाएगा। इतना बोलकर वो चुप हो गया। थोड़ी देर बाद अरमान के वार्ड का दरवाजा खुला और उसमें 5 लड़के और 3 लड़कियां अंदर आई। उन सबको देखकर अरमान बोला, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर उनमें से एक लड़का बोला, बहुत दिनों से कहीं गए नहीं, इसलिए हॉलिडे पर आए हैं। उसकी बात सुनकर अरमान बोला, अरे मेरा मतलब था कि तुम लोगों को कैसे पता चला? फिर उसने उन सबको देखकर बोला, बाय द वे तुम में से एक नहीं है वो का। वो और कुछ बोल पता तभी एक थप्पड़ उसके गाल पर लगी और उसके कान सुन हो गए। आर्यवंश भी वही बैठे ये सब देख रहा था और उसे इस बात से बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई कि उसके बड़े भाई को किसी ने थप्पड़ मारा, बल्कि वो तो उनकी फाइट एंजॉय कर रहा था। अरमान अपनी नजरें उठक उस लड़के को देखता है और बोला, यार कुछ तो ख्याल कर, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और उसमें भी तूने इतनी झन्नाटेदार रख दी। उसकी बात सुनकर वो लड़का गुस्से में बोला, सीरियसली तुझे अब भी नहीं लग रहा है कि तुझे हमें एक कॉल करके यहाँ बुलाना चाहिए था, और नहीं तो ये बोल रहे हो कि मैं और धीरे से तुझे मरता। उसकी बात सुनकर अरमान बोला, सॉरी इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बेहोश था, अभी होश आया। फिर उसने आर्यवंश की तरफ इशारा करते हुए बोला, मारना है तो उसे मार, वो तो यही था, उसने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अरमान को पूरा ब्लेम खुद पे डालता देख आर्यवंश जल्दी से बोला, अरे मैं तो खुद इतना परेशान था, मैं कैसे किसी को कॉल कर सकता था? आप तो कब के होश में आ चुके, आपको अपने दोस्तों के बारे में सोचना चाहिए था ना। फिर वो उस लड़के के पास जाके बोला, यू नो व्हाट राहुल भाई, ये आप लोगों को इन्फॉर्म करने के बजाय अपने अटेंडेंस डॉक्टर से फ्लर्ट कर रहे थे। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए और खुद अरमान भी उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका भाई खुद बचने के लिए उसे ही फंसा दिया। अब सबकी नजरें अरमान पर टिकी हुई थी। अरमान सबको अपने आप को देखता पाकर हड़बड़ा गया और बोला, मुझे क्यों देख रहे हो सब? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है, ये खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश धीरे से राहुल के कान में बोल, अच्छा जब थोड़े देर में इनकी अटेंडेंस डॉक्टर आएंगी तब आप देख लीजिएगा कौन झूठ बोल रहा है कौन सच। उसकी बात सुनकर सभा में सर हिलाते हैं। उनमें से एक लड़की अरमान के पास आकर बोली, तुम्हें पता है आज हम सब पार्टी करने का मूड बनाकर आए थे और अपने साथ पूरे पार्टी का सामान लेकर, लेकिन घर जाके पता चला तुम हॉस्पिटल में हो, इसलिए हम सब यहाँ चले आए। उसकी बात सुनकर अरमान बोला, टीबे सैड शैली घर पर नहीं तो क्या हुआ, यहाँ तो कर ही सकते हो ना सब लोग, हाँ और जगह भी बहुत है, मजा आएगा। उसकी बात सुनकर शैली के आंखों में एक चमक आ गई। वो अपने पास खड़ी दूसरी लड़की को बोली, चलो अलीना हम सामान सेटअप करते हैं। फिर वो दोनों मिलकर सामान सेटअप करने लगे और सारे बॉयज बैठकर उन्हें देखने लगे।
ये सब अरमान और आर्यवंश के फ्रेंड है। अरमान के 2 फ्रेंड है, राहुल देसाई और करण कपूर। ये दोनों ही इंडिया से है। इन दोनों ने अरमान के साथ ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी, लेकिन फिर अरमान के डैड जर्मनी सेटल हो गए, इसलिए अरमान के सारे दोस्तों ने भी अपना अपना बिजनेस यही जर्मनी में सेटल कर लिया। शैली राहुल की मंगेतर है और अलीना करण की। वो सारे बहुत अच्छे दोस्त है। राहुल और करण ने अरमान को भी बहुत फोर्स किया कि वो भी सेटल हो जाए, लेकिन वो हाँ की मानने को तैयार ही नहीं। उसे लड़की एक मुसीबत लगती है। और बाकी बचे 4 जो आर्यवंश के फ्रेंड थे, आरव, रोहन, राज और कुणाल। ये सारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। आरव राहुल का छोटा भाई है और आर्यवंश का फ्रेंड कुणाल करण का छोटा भाई था। आर्यवंश, आरव, रोहन और कुणाल ने साथ ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और सारे अपनी अपनी कंपनी अपने बलबूते पर चला रहे हैं। उनके पार्टी का सारा सेटअप हो चुका था। अनुष्का सबको देखकर बोली, वहाँ पहली बार हॉस्पिटल में पार्टी एंजॉय कर रही हूँ। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। थोड़ी देर बाद वार्ड का दरवाजा खुला और इशिका अंदर आई और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। तो क्या होगा अरमान और इशिका का? क्या कभी एक हो पाएंगे अरमान और इशिका? और क्या देखा है इशिका ने? थोड़ी देर बाद वार्ड का दरवाजा खुला और इशिका अंदर आई और अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अंदर हर तरफ चिप्स की पैकेट, कोल्ड ड्रिंक्स के डिब्बे और पिज्जा के डब्बा पड़ा हुआ था। वो रूम देखने में बिल्कुल कचरा खाना लग रहा था। वो जैसे ही अंदर आई उसने देखा उतने सारे लोग उस रूम में थे और सारे मजे से कहाँ पी रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। ये सब देखकर इशिका हैरान हो गई और तेज आवाज में बोली, व्हाट इज हैपनिंग हियर? सारे लोग अपनी मस्ती में गुम थे। तभी इशिका की इतनी तेज आवाज सुनकर सबका ध्यान उस पर गया तो देखा वो उन लोगों को गुस्से में देख रही थी। उसे देखकर आर्यवंश धीरे से राहुल के कान में बोला, भाई यही है वो। उसकी बात सुनकर राहुल एक नजर इशिका को देखता है और आर्यवंश से बोला, पसंद तो बहुत अच्छी है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश अपना कॉलर ऊपर करते हुए बोला, भाई किसके है? उसकी बात सुनकर राहुल मुंह बनाते हुए बोला, आगे खुद के लिए किसी को चुन, फिर डिसाइड होगा कि किसकी पसंद अच्छी है। समझ आई, बड़ा आया क्रेडिट लेने वाला। उसकी बात सुनकर आर्यवंश का मुंह बन गया। तभी उन्हें फिर से इशिका की गरजती हुई आवाज आई, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग ये सब? उसकी बात सुनकर इस बार शैली बोली, वो एक्चुअली हम लोग पार्टी कर रहे थे, राइट? उसकी बात को बीच में ही काटकर इशिका बोली। उसकी बात पर अलीना खुश होते हुए बोली, हाँ हम पार्टी कर रहे थे, क्यों ना आप भी हमारे साथ ज्वाइन कर ले। उसकी बात पर इशिका बोली, ओके देन मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन कर लेती हूँ, उसके बदले आप जाकर मेरे पेशेंट को चेक कर लीजिए। उसकी बात सुनकर अलीना चुप हो गई। इशिका सबको देखकर तेज आवाज में बोली, 10 मिनट के अंदर अगर ये सब साफ नहीं हुआ तो उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए अरमान बोला। इशिका बोली, तो फिर मैं आपके दोस्तों के साथ आपको भी यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे तो इशिका बोली, हंस लीजिए, आई नो आपको मेरी धमकी खोखली लग रही है, मैं 10 मिनट के बाद फिर आऊंगी, उससे पहले ही यू नो दैट। ये बोलकर वो चली गई। उसके जाने के बाद राहुल बोला, ओ माय गॉड क्या तूफानी लड़की है यार। उसकी बात पर करण बोला, हाँ तूफानी तो है पर कितना फेंकती है ना, धमकी तो ऐसे दे रही थी जैसे ये हॉस्पिटल उसी का हो। उसकी बात पर रोहन बोला, उन्हीं का है। उसकी बात सुनकर सब उसे ही देखने लगे तो रोहन घड़ी देखते हुए बोला, गाइस बस 8 मिनट बचे, हाँ जल्दी करो। उसकी बात पर कुणाल बोला, और वो क्यों, हम क्यों करें, आने दे उन्हें, जो होगा देख लेंगे। उसकी बात पर रोहन बोला, नहीं यार तुम लोग बात नहीं समझ रहे हो, वो ये कर सकती है, मैं जानता हूँ। आर्यवंश उसे घूरते हुए बोला, तू कैसे जानता है उन्हें? उसकी बात पर सब रोहन को देखने लगे तो रोहन बोला, शी इज माई एल्डर सिस्टर। उसकी बात सुनकर सब शॉक हो गए। अरमान बोला, साले तूने पहले क्यों नहीं बताया? उसकी बात पर करण राहुल के कान में धीरे से बोका, इसको कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रही है रिश्ते बनाने की, अभी से साला मानने लगा। उसकी बात पर राहुल ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गया। अरमान की बात सुनकर रोहन बोला, अरे कैसे बताता, मैं कुछ बोलता तो वो मुझे भी देख लेती, फिर तो मेरी खैर नहीं रह जाती ना। उसकी बात पर आरोही बोली, गाइस छोड़ो ये सब, पहले सफाई, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं। उसकी बात सुनकर उन लोगों को भी ये सही लगा और फिर क्या था, सब जुट गए स्वच्छता अभियान में। थोड़ी देर बाद इशिका जब अंदर आई तो उसने आसपास अपनी नजरें घुमाई तो हर तरफ की सफाई हो गई थी। वो हल्के से मुस्कुराई और फिर अपनी नजरें उन सब के तरफ घुमाई। वो सब बैठे हुए थे। इशिका सबको देखकर बोली, गुड। और फिर जाके अरमान को चेक करने लगी तो आरव रोहन से बोला, ये हमेशा से खड़ूस है क्या? उसकी बात सुनकर अरमान उसे घूरने लगा तो वो चुप हो गया। इशिका उसको बिना देखे ही जवाब में बोली, नहीं खड़ूस नहीं हूँ, लेकिन कुछ पेशेंट है जिनके लिए खड़ूस बनना पड़ता है। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगते हैं तो शैली बोली, यू मीन नॉटी पेशेंट? उसकी बात सुनकर इशिका हल्का सा मुस्कुराकर बोली, हाँ। शैली बोली, डोंट बी प्रसन्न, बट क्या आप अब तक सिंगल है? उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। इशिका बोली, क्यों आपको रोहन ने नहीं बताया? अपना नाम सुनकर रोहन हड़बड़ा गया। इशिका बोली, डोंट बी सिली रोहन, किनारे बैठने से तुम छुप नहीं पाओगे। उसकी बात सुनकर रोहन अपनी दांत दिखाते हुए बोला, नो दी बिल्कुल नहीं, मैं क्यों छुपूंगा, मैं तो बहुत एक्साइटेड था आपसे मिलने के लिए। जब मेरे दोस्तों ने बताया कि इस हॉस्पिटल में जाना है तो मैं तो जल्दी से चला आया आपसे मिलने। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से उसे देखने लगे, मतलब कुछ भी। आर्यवंश कुणाल से बोला, कैसे गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना। उसकी बात सुनकर कुणाल बोला, यू आर राइट, बाद में बताते हैं उसे। उसकी बात सुनकर आर्यवंश ने हाँ में सर हिलाया। इशिका रोहन को बोली, क्या मेरे शक्ल पर बेवकूफ लिखा हुआ है? तुम कुछ भी बोलोगे मैं यकीन कर लूंगी। उसकी बात सुनकर रोहन का मुंह बन गया। इशिका बोली, तुम आज शाम जल्दी चले जाना, घर पे कुछ काम है। उसकी बात सुनकर रोहन हाँ में सर हिलाता है। फिर इशिका आर्यवंश को देखकर बोली, मिस्टर खन्ना मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज मेरे केबिन में चलिए। उसकी बात सुनकर आर्यवंश का चेहरा सीरियस हो गया और उसने हाँ में सर हिलाया। इशिका चली गई और उसके पीछे ही आर्यवंश और राहुल करण भी। इशिका के केबिन में
आर्यवंश, राहुल और करण आए। इशिका ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो लोग बैठ गए। फिर इशिका ने उन लोगों को कुछ कहा जिसे सुनकर तीनों हैरान रह गए। तो क्या होगा इशिका और अरमान का? क्या आर्यवंश कर पाएगा अरमान और इशिका को एक? क्या कहा है इशिका ने आर्यवंश, राहुल और करण से? अब आगे इशिका के केबिन में आर्यवंश, राहुल और करण आए। इशिका ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो वो लोग बैठ गए। फिर इशिका ने उन लोगों को कुछ कहा जिसे सुनकर तीनों हैरान रह गए। इशिका बोली, आपके भाई को गोली हार्ट के जस्ट 2 इंच ऊपर लगी थी, जिसको उन्हें ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा बहुत असर हार्ट पर भी हुआ है, क्योंकि जो बुलेट उन्हें लगा था वो जहरीला था, जिससे गोली लगते ही उनके पूरे बॉडी में जहर फैल गया। उसकी बात सुनकर तीनों हैरान हो गए। राहुल बोला, तो आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? उसकी बात सुनकर इशिका बोली, उन्हें हमें कुछ दिनों के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, जिससे उनकी ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाए। उसकी बात सुनकर वो तीनों हमें सर हिलाते हैं। फिर और कुछ देर बात करके तीनों अरमान के वार्ड के तरफ बढ़ गए। दूसरी तरफ कनक ऑफिस से वापस आ गई थी। वो घर में देखते हुए हेली से बोली, लगता है अभी दी नहीं आई है, इतने देर तो उनको कभी नहीं होता है। उसकी बात पर हेली बोली, यस यू आर राइट, क्यों ना हम दी को फोन करके कंफर्म कर ले। उसकी बात पर कनक ने भी सर हिलाया और फिर उसने इशिका को कॉल किया। उधर जब इशिका का कॉल वाइब्रेट हुआ तो उसने देखा कनक का कॉल था। उसने कॉल पिक किया, तभी दूसरे तरफ से कनक की आवाज आई, दी आप कहाँ है, अभी तक आई क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर इशिका बोली, एक्चुअली आज एक इमरजेंसी केस आ गया है और आज शायद मैं अभी ना पाऊँ, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं कल सुबह ही आऊंगी। उसकी बात सुनकर कनक बोली, लेकिन आप क्यों, उसके घर वाले भी तो होंगे, आप क्यों रुकेंगी? उसकी बात पर इशिका मुस्कुराते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ और ये मेरी ड्यूटी है, मुझे उन्हें थोड़े थोड़े देर पर मॉनिटर करना है। ओके अब चलो बाय, मुझे और भी पेशेंट को चेक करना है। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। इधर कनक कॉल रखते हुए हेली से बोली, वो नहीं आएगी, एक इमरजेंसी केस आ गया जिसके वजह से रात को उनको वहीं रुकना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर हेली अपना सर हाँ में हिलाती है। फिर वो दोनों भी डिनर करके सोने चली गई। दूसरी तरफ खन्ना विला सब वापस चले आए थे, क्योंकि रात में वहां किसी को भी रुकना मना था। सब हॉल में सोफे पर बैठे थे। जैसा कि इशिका ने रोहन को घर जल्दी जाने के लिए कहा था, इसलिए रोहन अपने घर चला गया था। आरोही सबको देखकर बोली, गाइस क्या अरमान भाई डियर इशिका को पसंद करते हैं? उसकी बात पर शैली बोली, हाँ देखने से तो यही लग रहा था। उसकी बात पर अलीना बोली, जब तक अरमान ये खुद से कॉन्फेशन नहीं कर लेता हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। उसकी बात पर करण बोला, या फिर ये भी हो सकता है ये सब हमारी एक गलत फहमी हो, ऐसा कुछ ना हो उन दोनों के बीच। उसकी बात सुनकर राहुल बोला, ना ऐसा नहीं है, इशिका का तो पता, पर हाँ अरमान के बारे में तो मैं इतना श्योर हूँ कि वो उसे पसंद करता है और ये बात मैंने उसके आंखों में देखी है। उसकी बात पर सब एग्री थे। आरोही सबको आर्यवंश और कनक के बारे में भी बताना चाहती थी, लेकिन उसने सोच एक बार अरमान ठीक हो जाए फिर वही सबको बताएगा, ये सोचकर वो चुप रह गई। सबके बातों में आर्यवंश एकदम चुपचाप उन सबकी बातें ही सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा, वो बिल्कुल खामोश था, या फिर वो कुछ सोच रहा था और किसी ने भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। आज सब खन्ना विला में ही रुकने वाले थे, इसलिए सब डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। सुबह का वक्त जमनी सिटी हॉस्पिटल। अरमान इस वक्त सो रहा था, तभी उसे लगा कि कोई उसे जगा रहा है। उसने अपनी आंखें खोली तो देखता ही रह गया, क्योंकि उसके सामने इशिका लाल साड़ी में उसके सामने थी और कपड़े से अपनी गीले बाल सूखा रही थी। वो इस वक्त अपने बेडरूम में थे। अरमान उसे एक तक निहार रहा था। इस वक्त इशिका ने लाल रंग की साड़ी, मांग में सिंदूर, होठों पर गहरा लाल लिपस्टिक, आंखों में काजल और हाथों में लाल लाल चुड़ा। वो बिल्कुल नई दुल्हन लग रही थी, क्योंकि अभी उसके पूरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। अरमान उसे देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक शैतानी सूझी और उसने इशिका को कमर से पकड़कर अपने तरफ खींच लिया। उसके ऐसे खींचने से इशिका हड़बड़ा गई और उसे बोली, व्हाट हैपेंड अरमान, क्या ऐसे कोई करता है क्या? अरमान मुस्कुराते हुए बोला, मैं करता हूँ। उसकी बात सुनकर इशिका बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, रेडी हो जाओ, टाइम देखा है कितना लेट है हम। उसकी बात सुनकर अरमान बोला, तो क्या हो गया? उसकी बात सुनकर इशिका बोली, अच्छा छोड़ो ये सब, प्लीज उठो और रेडी हो जाओ, हमें सच में काफी लेट हो गया है। ये बोलकर वो उसको जबरदस्ती उठाने लगी, पर वो उठ ही नहीं रहा था और ना ही उसके हाथ को छोड़ रहा था। उसे इशिका को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था और ये सब सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी उसके चेहरे किसी ने पानी फेंका, जिससे उसकी आंखें खुला गई। उसे समझ आ गया कि ये सब महज एक सपना था। तभी उसकी नजर अपने सामने पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो क्या होगा अरमान और इशिका का? क्या सोच रहा था आर्यवंश? क्या कभी पूरा हो पाएगा अरमान का सपना सच? और क्या देखा अरमान ने? उसे इशिका को परेशान करने में बहुत मजा आ रहा था और ये सब सोचकर मुस्कुराए जा रहा था। तभी उसके चेहरे किसी ने पानी फेंका, जिससे उसकी आंखें खुला गई। उसे समझ आ गया कि ये सब महज एक सपना था। तभी उसकी नजर अपने सामने पड़ी और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसके सामने इशिका, आर्यवंश और सब खड़े थे और उसे अजीब नजरों से देख रहे थे, जिससे अरमान हड़बड़ा गया और बोला, व्हाट हैपेंड, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे बहुत देख लिया हो? उसकी बात सुनकर इशिका बोली, क्या आपको नींद में हंसने की बीमारी है? उसकी बात सुनकर अरमान बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों बोल रही है आप? उसकी बात सुनकर राहुल बोला, अब तू नींद में ऐसे हंसेगा मुस्कुराएगा तो कोई क्या समझेगा? उसकी बात सुनकर अरमान को ख्याल आया कि कैसे वो इशिका के सपने देखकर मुस्कुरा रहा था। वो अपने आप को बचाते हुए बोला, वो एक्चुअली मैं एक बहुत अच्छा सपना देख रहा था, इसलिए मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। इशिका बोली, प्लीज आप उठकर फ्रेश हो जाइए। और फिर वो चली गई। वही सब मिलकर अरमान को घूरने लगे, जिससे वो हड़बड़ा गया। राहुल बोला, कर दिया ना बेड़ा गर्क, अब क्या समझेगी वो तेरे बारे में कि तू पागल है? उसकी बात सुनकर अरमान बोला, पर मैंने क्या किया?
राहुल उसे घूरते हुए बोला, तूने उसके सामने अपना इंप्रेशन खराब कर लिया, अब वो तुझे घास भी नहीं डालेगी। उसकी बात पर अरमान नासमझी में बोला, पर क्योंकि करण उसके सर पे टपली मारते हुए बोला, मतलब कि वो तुझे पागल समझेगी, वैसे भी तुझे कभी भी किसी और लड़की में इंटरेस्ट नहीं आया, और आया भी तो तूने उसके सामने अपना इंप्रेशन खराब कर लिया। उसकी बात सुनकर अरमान जल्दी से बोला, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं उसके सामने अपना इंप्रेशन ठीक करके रहूंगा। उसकी ये बात सुनकर सबने एक दूसरे को अंगूठा दिखाया, जैसे बोल रहे हो कि उनका काम हो गया। दूसरी तरफ फ्लैट कनक और हेली उठ चुकी थी। वो क्या है ना, आज संडे था इसलिए वो लोगों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया था। हेली ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और कनक से बोली, कनक क्या लकी और निक भी आ रहे हैं? उसकी बात सुनकर कनक बोली, ऑफ कोर्स बेबी, आज सब आ रहे हैं, वैसे भी बहुत दिनों बाद हम लोग कहीं आउटिंग पर जा रहे हैं। उसकी बात सुनकर हेली बोली, तूने मोटे को बोला? कनक, अरे नहीं मैं तो भूल गई, रुक मैं उसे इन्फॉर्म करती हूँ, क्या पता बिजी हो या फिर कोई मीटिंग। उसकी बात सुनकर हेली हमें सर हिलाती है और कनक रोहन को फोन लगती है। कनक इशिका और हेली रोहन को घर में हमेशा मोटे कहकर ही बुलाते थे और रोहन कनक और हेली को बंदारिया बुलाता था, लेकिन उसे कभी भी इशिका को इस नाम से नहीं बुलाया क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन को बहुत मानता था। दूसरी तरफ रोहन अभी हॉस्पिटल आया हुआ था और सबके साथ अरमान के वार्ड में बैठा था। तभी उसका फोन रिंग हुआ जो अभी इस वक्त कुणाल के हाथों में था। उसने उसके फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर रोहन से बोला, ले तेरे बंदरिया का कॉल आ रहा है। उसकी बात सुनकर रोहन जो अभी अपनी एक फाइल चेक कर रहा था, उसने बिना कुणाल को बोला, पिक करके स्पीकर पर डाल। लेकिन उसको ये नहीं पता था उसकी ये गलती उसके लिए कितना भारी पड़ सकता था। अब देखो क्या होता है बेचारे के साथ। कुणाल ने फोन स्पीकर पर डाल दिया तो रोहन बोला, हाँ बोल। उधर से कनक बोली, मोटे आज हम लोग बाहर घूमने जा रहे हैं, तू भी चलेगा? उसकी ये बात सुनकर सब फोन की तरफ देखने लगे। रोहन ने भी जल्दी से अपना फाइल बंद करके कुणाल के हाथों से फोन लेना चाहा, पर उसने उसे नहीं दिया और धीमे आवाज में बोला, आज मजा आएगा तेरी बेइज्जती सुनने में। उधर से कोई आवाज न आने पर कनक फिर से बोली, अबे बंदर तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उसकी बात सुनकर रोहन जल्दी से बोला, मैं अभी अपने फ्रेंड के साथ हूँ, बाद में कॉल करना। उसकी बात सुनकर कनक बोली, अबे तू फ्री नहीं तो हम भी नहीं है, पहले ये बता तू चल रहा है कि नहीं? वैसे भी तुझे बता दूं कि लकी आज अपनी सिस्टर के साथ आने वाला है, तो तेरा पूरा चांस है। उसकी बात सुनकर सब रोहन को देखने लगे। रोहन बोला, नहीं मुझे नहीं आना है और मुझे किसी से नहीं मिलना है। उसकी बात सुनकर कनक उसे खिसियाते हुए बोली, एक तो शक्ल बंदरों जैसी, उस पर से इतने नखरे, कौन करेगा तुझसे शादी, पक्का उसकी लाइफ बर्बाद है। उसकी बात सुनकर वार्ड में बैठे सब हंसने लगे। आरव बोला, क्या बेइज्जती की है तेरी बहन ने, वहाँ मेरा सैल्यूट है उसे। लेकिन वार्ड में बैठे 3 लोग, मेरा मतलब अरमान, आरोही और आर्यवंश, तो बस ये सोच रहे थे कि ये आवाज उन लोगों ने कहाँ सुनी, कहीं तो सुनी है पर उन्हें याद नहीं आ रहा है। आर्यवंश अपने आप से बोला, कहाँ सुनी मैंने ये आवाज, कहा। ये बोलकर वो सोच रहा था तभी वार्ड का डोर खुला और इशिका अंदर आई। उसे देखकर रोहन बोला, दी देखो ना ये बंदर कैसे मेरे फ्रेंड के सामने मेरा मजाक बना रही है। उसने ये कहकर फोन इशिका के हाथों में थमा दिया। इशिका फोन लेकर बोली, सो बी हैव योरसेल्फ, वो तुमसे बड़ा है। उसकी आवाज सुनकर कनक हड़बड़ा गई और बोली, दी आप कहाँ हो, क्या आप वो मतलब भाई के साथ हो? उसकी बात पर इशिका बोली, नहीं मैं हॉस्पिटल में हूँ, रोहन यहाँ आया था अपने फ्रेंड के साथ। उसकी बात सुनकर कनक मुंह बनाते हुए बोली, अजीब फ्रेंड है, उनके हॉलिडे मनाने हॉस्पिटल गए हैं। उसकी बात सुनकर सब शॉक हो गए। इशिका बोली, अरे मेरा मतलब रोहन के एक फ्रेंड के भाई का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए वो उसे देखने आया है। उसकी बात पर कनक बोली, ओ सॉरी मुझे समझ नहीं आया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, दी क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? उसकी बात पर इशिका बोली, नहीं अभी नहीं, कर लूंगी। कनक शक करते हुए बोली, और क्या कल डिनर किया था? उसकी बात पर इशिका चुप हो गई। कनक को समझ आ गया था कि इशिका ने कल डिनर नहीं लिया। वो उसे डांटते हुए बोली, दी ये क्या लापरवाही है, आप डॉक्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ख्याल नहीं रखेगी। हम अभी बाहर आउटिंग पर जा रहे हैं, उससे पहले मैं हॉस्पिटल आऊंगी आपका लंच लेकर। उसकी बात सुनकर इशिका बोली, पर उसकी जरूरत जी है, मैं यहाँ से ले लूंगी। कनक, कोई बहस नहीं, मैंने बोल दिया ना तो बस चुप। ये बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रोहन इशिका से बोला, क्या दी सू सही बोल रही थी, आप अपना ख्याल क्यों की नहीं रखती है? उसकी बात पर इशिका बोली, डोंट वरी मैं लंच ले लूंगी, वैसे भी अगर उसने कहा है कि वो आएगी तो वो आएगी, उसे तो आंधी तूफान भी नहीं रो सकता। उसकी बात सुनकर रोहन हंसने लगा। एक्चुअली कनक का फेस बिल्कुल उसकी मैं की तरह थी, इसलिए उसके मामा मामी और भी सारे लोग उसे सू बुलाते थे क्योंकि उसके मैं का नाम सुहाना कश्यप था। दूसरी तरफ कनक हेली से बोली, बेबी हमें दी का लंच भी रेडी करना है। उसकी बात पर हेली हमें सर हिला के उन लोगों का ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। वहीं कनक अभी बालकनी में खड़ी थी। वो अपनी हाथ आसमान में फैलाए हुए बोली, काश मैं रखा पंछी होती, पूरी आसमान की सैर करते होती। उसकी बात सुनकर हेली मुस्कुराने लगी क्योंकि कनक हमेशा ऐसा बोलती थी। दोपहर सिटी हॉस्पिटल आर्यवंश वार्ड में बैठा था, तभी उसे किसी का कॉल आया। उसने देखा कि वो एक इंपॉर्टेंट कॉल है, इसलिए वो वहां से उठकर बाहर चला गया। वो कॉरिडोर से होता हुआ जा रहा था, उसका पूरा ध्यान अपने फोन कॉल पर था। तभी उसका किसी के साथ टक्कर हो गया और जैसे ही उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखा वो तुरंत बोला, तुम। मेरी दूसरी नॉवेल है गाइस, प्लीज रीड, ये आप लोगों को मेरे लाइब्रेरी में मिल जाएगा। ये कहानी है रोशनी वीर और गर्व की। जहाँ वीर दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था तो वही गर्व भी उसी की तरह एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई पूरी की, लेकिन दोनों की कभी आपस में नहीं बनती थी। दोनों ही मोस्ट हैंडसम एंड यंगेस्ट बचलोरे बिजनेस टाइकॉन। द दूसरी तरफ है रोशनी शेखावत, जो कि उदयपुर की राजकुमारी है, लेकिन आज तक उसे किसी ने नहीं देखा, सिर्फ कुछ रिश्तेदारों को छोड़कर। उसके दादाजी ने उसे दुनिया वालों से छुपा कर रखा है। तो क्या खत्म हो पाएगी गर्व और वीर की दुश्मनी? किसको मिलेगी रोशनी, या फिर रोशनी की वजह से आ जाएगी वीर और गर्व के बीच और दरार? और क्यों छुपा कर रखा है रोशनी को? जानने के लिए पढ़िए डेविल्स लव विद इन अ सिंस गर्ल्स। अब आगे दूसरी तरफ
कनक और उसके फ्रेंड शॉपिंग पर आए हुए थे। वो लोग जर्मनी के बेस्ट शॉपिंग मॉल में गए हुए थे। गर्ल्स तो अपनी शॉपिंग में लगी हुई थी और बॉयज अपने। तभी कनक ने एक टॉप देखा। वो एक बेबी पिंक कलर का वी नेक टॉप था। उसे वो बहुत पसंद आया था। उसने वो ले लिया। तभी एक लड़की ने उससे ये छीन लिया। किसी के ऐसे छीनने पर कनक को बहुत गुस्सा आया। उसने जब उस लड़की को देखा उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो लड़की कनक को देखकर बोली, गरीबों को भी इस मॉल में आना अलाउड है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। उसकी बात सुनकर कनक गुस्सा से बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये टॉप लेने की? उसकी बात पर वो लड़की बोली, अच्छा तुम्हें मेरी हिम्मत देखनी है क्या? तुम्हें हमारी हिम्मत का अंदाजा तब नहीं हुआ जब हमने मिलकर तुम दोनों बहनों को घर से निकलवाया था। उसकी बात सुनकर कनक हाथ बांधते हुए बोली, चलो तुमने ये कबूल तो किया कि तुम लोगों ने ही हमें घर से निकलवाया था। उसकी बात सुनकर वो लड़की बोली, अच्छा तो क्या कर लोगी तुम? उसकी बात पर कनक बोली, हम तुम लोगों की तरह नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल ये टॉप मैंने पसंद किया है इसलिए ये मेरा है। ये बोलकर उसने उस लड़की के हाथों से वो टॉप ले लिया, जिससे वो लड़की गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी लीना मेहरा की चीज लेने की? कनक बोली, इस पर कहीं तुम्हारा नाम नहीं लिखा है कि ये तुम्हारा जो इसके लिए पे करेगा ये उसका होगा, समझ आया? ये बोलकर वो जाने लगी। तभी लीना ने उस रोकते हुए कहा, जो लीना मेहरा पसंद कर लेती है वो उसका हो जाता है। ये बोलकर वो कनक से वो टॉप लेने लगती है, लेकिन वो उसे छू भी पाती उससे पहले ही कनक ने उसे दूर धक्का दे दिया, जिससे वो 2 कदम पीछे हो गई। सबके सामने अपना ऐसे इंसल्ट होते देख लीना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कनक को मरने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन कनक ने फुर्ती दिखाकर उसके हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथ को कमर के सहारे पीछे कर दिया, जिससे लीना की चीख निकला गई। आहे। उसकी चीख सुनकर कनक बोली, दर्द हुआ यही करना चाहती थी ना तुम मेरे साथ? ये बोलकर वो उसको पीछे की तरफ धकेल देती है और उसको बोली, आज के बाद मेरे रास्ते में आने के बारे में भी मत सोचना। ये बोलकर वो टॉप लेकर और अपने दोस्तों के साथ निकल गई। उसके जाने के बाद लीना गुस्से में बोली, बहुत उड़ रही हो तुम कनक, तुम्हारे ये पर काटने पड़ेंगे। जो तुमने मेरे साथ किया ना वो अच्छा नहीं किया। ये बोलकर वो भी उठती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ मॉल से बाहर निकलने के बाद कनक बोली, सॉरी गाइस पर अब मेरा मन नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ, मैं घर जा रही हूँ। उसके बोलने पर लकी बोला, सो तुम उसके वजह से अपना मूड तो खराब मत करो। उसकी बात पर कनक बोली, नहीं ऐसी बात नहीं है पर मेरा मन नहीं है, मैं जा रही हूँ। उसके कहने पर हेली बोली, हाँ मैं भी जा रही हूँ। उन दोनों की बात सुनकर लकी बोला, चलो मैं तुम दोनों को ड्रॉप कर दूंगा और कोई बहाना नहीं, चुपचाप से चलो। उसकी बात सुनकर वो लोग कुछ नहीं बोलते और चुपचाप वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी के एक बड़े से घर में एक आदमी और एक औरत हॉल में बैठे हुए थे। उस औरत को देखकर लग रहा था कि उसे मेकअप और गहने का कितना शौक था। वो ऊपर से नीचे तक गहने और मेकअप में थी। अमीरी तो उसके चेहरे से झलक रही थी। तभी एक लड़की डोर से होकर हॉल में आती है। उसे देखकर वो औरत खड़े होते हुए चिंता में बोली, व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हुआ? पर रो क्यों रही है? क्या हुआ? आपको किसी ने कुछ बोला? उसकी बात पर वो लड़की रोते हुए बोली, मम्मा वो कनक ने आज मेरी पूरे मॉल के सामने इंसल्ट की। उसकी बात सुनकर वो आदमी गुस्से से बोले, उसकी इतनी हिम्मत की वो आपसे ऐसे बात करे, मैं उसकी जबान खींच लूंगा। उसकी बात पर लीना मासूम बनते हुए बोली, और आपको पता है पापा मैंने कुछ भी नहीं किया था, मुझे एक टॉप बहुत पसंद आया था और उसे भी वही, और मैंने उसे खाल भी की वो टॉप रख ले, लेकिन फिर भी उसने मेरी बेइज्जती की। उसकी बात पर उसके पापा बोले, आई ट्रस्ट यू प्रिंसेस, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती, उसकी ही गलती होगी, मैं आज ही उसे अच्छे से बताता हूँ। उनकी बात सुनकर लीना रोते हुए बोली, हम। उसके बाद वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद लीना अपनी आंसू साफ करते हुए अपने माँ से बोली, मम्मा हमारा काम तो हो गया, हमारा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। उसकी बात सुनकर उसकी माँ बोली, हाँ ये बात तो तुमने बिल्कुल सही बोला। ये बोलकर दोनों एक दूसरे को हाय फी करते हैं। ये आदमी कनक के पापा सुहास मेहरा थे और वो औरत कनक की सौतेली माँ थी मेनका मेहरा। वो लड़की कनक की सौतेली बहन थी लीना मेहरा, वही मॉल वाली। कनक का फ्लैट। मॉल से वापस आकर कनक अपने रूम से निकली ही नहीं थी। वो अपने रूम के बालकनी में बैठी हुई थी। उसका चेहरा बिल्कुल उदास था, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोई हो। तभी उसके रूम में हेली आई और उसे देखकर बोली, कनक ये क्या है? तुम्हारे ऐसे सैड रहने से वो लोग बदलने वाले नहीं है। उसकी बात पर कनक बोली, क्यों करते हैं वो सब ऐसे? थोड़ा सा हम खुश क्या होते हैं, वो लोग फिर से हमारी जिंदगी में जहर घोल देते हैं। उसकी बात पर हेली उसके पास बैठते हुए बोली, वो लोग चाहते हैं कि तुम लोग दुखी रहो और देखो वही तो हो रहा है, वही कर रही हो तुम। उसकी बात पर कनक बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं सैड नहीं रहूंगी। उसकी बात पर हेली बोली, गुड गर्ल अब चलो डिनर रेडी करते हैं, दीदी आने वाली होंगी। उसकी बात पर वो हमें सर हिलाती है और उसके साथ डिनर रेडी करने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल। अब तक आर्यवंश का मूड भी ठीक हो चुका था और वो सबके साथ बैठा हुआ था। तभी वार्ड में इशिका आई। उसे देखकर सब उसे गुड इवनिंग विश करते हैं, जिसके बदले में इशिका भी मुस्कुराकर उन्हें विश करती है। इशिका अरमान से बोली, आप ज्यादा अपने इस हाथ पर लोड मत लीजिएगा, ये अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। उसकी बात पर वो हमें सर हिलाता है। अलीना उससे बोली, वैसे डियर इशिका आपका शादी के बारे में क्या ख्याल है? उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे। इशिका बोली, वैसे मेरा अभी शादी का दूर दूर तक कोई ख्याल नहीं है। अलीना बोली, वैसे आप क्या करना चाहती है, लव या अरेंज मैरिज? उसकी बात सुनकर सब इशिका को देखने लगे। वो बोली, मुझे अरेंज मैरिज करना है। अलीना बोली, अगर कोई लड़का आकर आपको आगे से अगर प्रपोज करता है तो? इशिका मुस्कुराते हुए बोली, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, उसे मुझसे नहीं पहले मेरे मामा और मामी से बात करनी होगी, क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स जैसे हैं। वो अगर हाँ करते हैं तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसकी बात सुनकर अरमान के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो यही सोच रहा था कि वो इशिका को प्रपोज कैसे करेगा, लेकिन आज इशिका ने उसकी ये परेशानी भी दूर कर दी थी। अब रही बात इशिका के मामा मामी की बात, तो उन्हें तो अरमान बहुत अच्छे से जानता था, इसलिए उसके लिए वो मुश्किल नहीं होने वाला था। इशिका अरमान को चेक करके वार्ड से चली गई। इसके जाने के बाद शैली बोली, अरमान तुम तो एंगेजमेंट की तैयारी कर लो, ज्यादा दिन नहीं है उसके लिए। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। आरोही खुश होते हुए अरमान से बोली, वाओ भाई सबके जैसे अब मेरी भी भाभी होंगी, आई एम सो हैप्पी। उसकी बात सुनकर अरमान हल्का सा मुस्कुराया। इन सब में आर्यवंश कहीं खोया हुआ था। अरमान ने उसके तरफ देखा और फिर आरोही को इशारा किया, तो आरोही ने भी हाँ में सर हिलाया और आर्यवंश के पास जाकर उससे बोली, भाई। उसकी आवाज सुनकर आर्यवंश होश में आया और बोला, हाँ क्या हुआ? उसकी बात पर आरोही बोली, अब तो अरमान भाई के लिए हमने लड़की सेलेक्ट कर ली है, यहाँ तक उन्हें तो अरमान भाई ने ही पसंद किया है, तो अगर आपको भी कोई पसंद है तो बता दीजिए। उसकी बात पर आर्यवंश से घूरकर बोला, अच्छा और वो क्यों? आरोही, वो इसलिए क्योंकि आपकी और भाई की शादी हम एक साथ ही करेंगे, डेस्टिनेशन वेडिंग। उसकी बात सुनकर आर्यवंश उससे बोला, अच्छा और साथ में एक लड़का भी ढूंढ लेंगे। उसकी बात पर आरोही नासमझी में बोली, पर वो क्यों? आर्यवंश तेरे लिए और किसके लिए? उसकी बात सुनकर आरोही चिल्लाते हुए बोली, भाई। उसकी बात सुनकर आर्यवंश बोला, क्यों अब क्या हुआ बोल, क्या तुझे कोई पसंद हम है ना, हम उसे मनाएंगे। उसकी बात पर आरोही बोली, भाई आप कैसे कर सकते हैं, मैं तो आपके लिए लड़की ढूंढ रही थी। उसकी बात पर आर्यवंश बोला, हाँ तू मेरे लिए लड़की ढूंढ और मैं तेरे लिए लड़का। उसकी बात सुनकर अरमान बोला, और जिसे पहले एलडी के लड़की मिल जाएंगे उनकी शादी मेरे साथ होगी। उनकी बात पर आर्यवंश बोला, हाँ भाई बिल्कुल सही। उसकी बात सुनकर अरमान और आरोही दोनों खुश हो जाते हैं। आरोही खुश होते हुए बोली, अब आपकी और भाई की शादी एक साथ होगी।
उसकी बात सुनकर आर्यवंश कंफ्यूजन में बोला, मतलब? आरोही तुष होते हुए बोली, क्योंकि हमने आपके लिए लड़की देख रखी है। उसकी बात सुनकर आर्यवंश हैरान हो गया और बोला, पर कब? आरोही बोली, 2 दिन पहले ही। उसकी बात पर आर्यवंश अरमान से बोला, क्या आपको भी पता था? उसकी बात सुनकर अरमान हाँ में सर हिलाता है, जिससे आर्यवंश बोला, मैं नहीं मानूंगा इस बात को, आप लोगों ने मेरे साथ चीटिंग किया है। उसकी बात सुनकर आरोही बोली, बिल्कुल नहीं, हमने कोई चीटिंग नहीं किया, बल्कि वो आप ही है जिसने हमारी पूरी बात ही नहीं सुनी। उसकी बात पर आर्यवंश बोला, आप लोगों ने पहले ही ये सब सोच रखा था और मुझे अपने ट्रैप में फंसाया, मैं नहीं मानता इसे। उसकी बात सुनकर आरोही बोली, दी फेमस बिजनेस टाइकॉन आर्यवंश खन्ना अपने जुबान से पीछे हट रहे हैं वेरी बार। उसकी बात में हाँ मिलाते हुए राहुल बोला, हाँ अरमान, आरोही बिल्कुल सही बोल रही है, तुम अपने जबान से पीछे नहीं हट सकते। आर्यवंश हैरान होते हुए बोला, लेकिन मैंने कब जबान दी? करण, अरे अभी तो बोल रहे थे, क्या तुम भूल गए? उनकी बात सुनकर आर्यवंश बोला, आप लोग मुझे फंसा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं फंसूंगा नहीं। ये बोलकर वो बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सब हंसने लगे। अरमान बोला, क्या हालत हो गई थी उसकी? उसकी बात पर आरोही बोली, हाँ भाई, उन्हें तो उससे शादी करनी ही पड़ेगी, हम उन्हें कन्विंस कर लेंगे। उसकी बात पर वो हाँ में सर हिलाता है। दूसरी तरफ कनक का फ्लैट। कनक और हेली मिलकर डिनर रेडी कर रहे थे, तभी उनके घर का डोर बेल बजा। हेली बोली, सो देखो दी होंगी, डोर खोलो। उसकी बात पर वो हाँ में सर हिलाती है और डोर खोलने चली जाती है, लेकिन जैसे ही डोर खुलती है, सामने वाले को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। तो क्या करेगा सुहास कनक के साथ? क्या करेगा आर्यवंश आरोही जे पसंद की लड़की से शादी? और कौन आया है कनक के घर? आप लोग स्टोरी पढ़ते हो तो उसे रिव्यू भी दीजिए, नहीं तो मेरी स्टोरी बंद हो जाएगी। रसिया। होटल पुष्कायन। होटल के एक मीटिंग रूम में बहुत से लोग बैठे थे और वहां का माहौल बहुत गर्म था। वहां एक शख्स गुस्से में अपने सामने बैठे शख्स को घूर रहा था। वो उस शख्स को घूरते हुए तेज आवाज में बोला, शख्स, हमने पहले भी बोला था कि अगली मीटिंग हमें कंपनी की सीईओ के साथ करना है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आई? उस इंसान की बात सुनकर सामने वाला शख्स भी उसी तेवर के साथ बोला, शख्स, और हम लोगों ने भी पहले कह दिया था कि आपको मीटिंग करने से मतलब होना चाहिए, ना कि मीटिंग करने वाले से। उस शख्स की बात सुनकर वो आदमी गुस्से से बोला, शख्स, लेकिन हमें मीटिंग इंपेरियल ग्रुप ऑफ लीग के ओनर के साथ करनी है, आप उन्हें फोन लगाइए और बोलिए कि हमें उनके साथ मीटिंग करनी है। उस शख्स की बात सुनकर सामने वाला शख्स हल्का मुस्कुरा कर बोला, शख्स, और आपको ये लगता है कि वो आपसे बात करने में इंटरेस्टेड होंगी?